अध्याय 1321 अवतार 2। उसके साथ मारपीट की गई। उसने अपने माता पिता से बात की और उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताया, और परिणामस्वरूप उसके पिता ने पूरी तरह सुनिश्चित किया कि वह अपने निर्णय के महत्व को समझे। फिर भी यह चिंता का संकेत था। यह चिंता का विषय था, क्योंकि वे अपने गांव के बाहर की दुनिया के बारे में चाहे कितने भी अनभिज्ञ क्यों न हो, वे इस बात से कहीं अधिक जानते थे कि यह कितनी क्रूर हो सकती है। वे नहीं चाहते थे कि उनका मासूम बेटा उस दुनिया से भ्रष्ट हो जाए। वे नहीं चाहते थे कि वह गायब हो जाए और फिर कभी उसका पता न चले। वे नहीं चाहते थे कि वह उन लोगों के लिए बलिदान हो जाए जो मानव जीवन को कुछ भी नहीं समझते थे। लेकिन सिकंदर दृढ़ निश्चयी था। उसकी आंखों की झलक इस बात का सबूत थी कि उसका मन नहीं डगमगाएगा, और कोई अन्य विकल्प न होने पर उन्होंने अपने बेटे के सपनों को स्वीकार कर लिया। अगले 3 दिनों तक उन्होंने एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उनके साथ समय बिताया। उसने इस आराम के हर आखिरी पल का आनंद लेना सुनिश्चित किया, ताकि वह इस जीवन में अपने माता पिता को बिना किसी चिंता के छोड़ सके। उनकी एक छोटी बहन भी थी जो उनके लगभग 1 दशक बाद पैदा हुई थी। वह अभी भी एक बच्ची थी और वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने हवा में मंडरा रही उदासी को महसूस किया और गांव में अपने आखिरी कुछ दिनों के लिए सहज रूप से उससे चिपकी रही। यह एक अनोखा एहसास था, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस तरह के पारिवारिक प्यार के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, जो सीधे तौर पर आता था और बाहरी रूप से प्रकट होता था। इस तरह की जीवन शैली की वह बहुत सराहना करता था। वह अपने मुख्य शरीर की मां से प्यार करता था और दांते वॉयर के लिए उसके मन में सम्मान था, लेकिन वह इस तरह के जीवन का अनुभव कब कर पाया? एक बार दांते के चले जाने के बाद क्लेयर के लिए उनका समर्थन करते हुए उन्हें यह अनुभव प्रदान करना असंभव था। इसलिए डेमियन ने अपना समय लिया। उसने उनका प्यार प्राप्त किया और बदले में अपना प्यार दिया। उन 3 दिनों को तब तक संजोया जब तक कि वे अंततः समाप्त नहीं हो गए। और चौथे दिन एक भव्य विदाई समारोह के बीच उन्होंने विदा ली। एक नए साहसिक कार्य का समय आ गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार उसने गांव छोड़ दिया। डेमियन, या अब वह अलेक्जेंडर था, अंततः इस दुनिया में उसका आगमन हुआ। वह अपने चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान के साथ वातावरण में तेजी से आगे बढ़ा। यह मुझे पुराने दिनों में वापस ले जाता है। ऐसा महसूस हुआ जैसे एपिरॉन में उनके दिन थे, बिना किसी वास्तविक उद्देश्य या क्या हो रहा है इसका अंदाजा लिए यात्रा करते हुए, केवल मनोरंजन और खुशी की तलाश में। मैं अभी भी इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। यह अच्छा होगा यदि मैं अपने मुख्य शरीर की जागरूकता का उपयोग कर सकूं, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं है। अलग अवतार बनाने में इसे एकमात्र वास्तविक समस्या माना जा सकता है। चूंकि वह तकनीकी रूप से अपना स्वयं का अस्तित्व था, अलेक्जेंडर डेमियन की किसी भी शक्ति का उपयोग तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि वह एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाता, जिसके वह इस समय कहीं भी नहीं था। फिर अगर मैं सब कुछ इतनी आसानी से कर सकूं तो यात्रा उबाऊ होगी। सबसे पहली चीज जो उसे करने की जरूरत थी वह इस दुनिया के बारे में पता लगाना था। वह केवल ब्रिलियंट फ्लेम एम्पायर को जानता था, और तब भी उसे पता नहीं था कि राजधानी कहाँ थी। मैंने सुना है कि वहाँ एक अकादमी थी। अगर यह एपिरॉन की जेनिथ अकादमी जैसा कुछ है, तो यह मेरे लिए जितनी जल्दी हो सके ताकत इकट्ठा करने के लिए एक अच्छी जगह होगी। यहाँ तक कि गांव को भी पता था कि ब्रिलियंट फ्लेम एम्पायर के पास किस तरह की शक्ति है। अधिकांश गुप्त क्षेत्र और कालकोठरियां स्वयं साम्राज्य के नियंत्रण में थीं, इसलिए जब तक किसी के पास सत्यापन योग्य पहचान न हो, उनमें प्रवेश करना लगभग असंभव था। इसके अलावा
मुझे नहीं पता कि इस शरीर में क्या समानताएं हैं। मुझे इस अवतार को कैसे विकसित करना चाहिए, इस पर वास्तविक नियंत्रण पाने के लिए एक अकादमी या संप्रदाय सबसे अच्छा तरीका होगा। डेमियन के पास एक अपेक्षाकृत निर्धारित रास्ता था जिसका वह अनुसरण करना चाहता था, और उसे बस उसका अनुसरण करना था। पहला कदम, जैसा कि अनगिनत बार पहले ही उल्लेख किया गया है, जानकारी थी। डेमियन उस उद्देश्य के लिए हर अपेक्षाकृत बड़े शहर और शहर में रुका। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जानवरों की लाशें कहीं भी पहुंचने का एक अच्छा तरीका थीं, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपने रास्ते में कुछ लोगों को मार डाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और इस तरह कुछ महीनों की यात्रा के दौरान वह दुनिया की अच्छी समझ हासिल करने में सक्षम हो गया। तो यह हेरॉन का ब्रिलियंट फ्लेम एम्पायर है। सौभाग्य से यह एक महाद्वीप वाली दुनिया है, इसलिए बहुत कुछ करने की समस्या बहुत तेजी से गायब हो जाती है। पवित्र महाद्वीप में दो महान साम्राज्य थे, ब्रिलियंट फ्लेम साम्राज्य और क्रिस्टल मून साम्राज्य। उन्होंने अपने प्रभाव से महाद्वीप को लगभग पूरी तरह से आधे में विभाजित कर दिया, और उन दोनों के पास महान शक्ति थी। यह महाद्वीप अपने आप में काफी दिलचस्प था। यह दो चरम वातावरणों में विभाजित हो गया था, जिनके नाम पर दोनों साम्राज्यों का नाम रखा गया था। महाद्वीप का दक्षिणी आधा हिस्सा ठंडा था और बर्फ से ढका हुआ था, जबकि उत्तरी आधा हिस्सा आमतौर पर हल्का था और लगातार गर्म मौसम रहता था। हेरोन अपने आप में एक सभ्य दुनिया थी। इसके सबसे बड़े विशेषज्ञ चौथी श्रेणी के अंतिम विशेषज्ञ थे, जो 9 क्रांतियों के शिखर पर थे। संभवतः एकांत में पहली या दूसरी क्रांति के कुछ कमजोर स्वामी भी होंगे, लेकिन मैं उनके बारे में चिंता करने के लिए पर्याप्त समय तक यहाँ नहीं रहूंगा। ब्रिलियंट फ्लेम एम्पायर ने संप्रदायों जैसी अलग अलग ताकतों के संगठन की अनुमति नहीं दी। उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को कई अकादमियों में प्रशिक्षित किया, और स्नातक होने के बाद लोग या तो एडवेंचरर गिल्ड के अधिकार क्षेत्र के तहत गिल्ड चुन सकते थे या साम्राज्य के सैनिक बन सकते थे। भाड़े के सैनिक या दुष्ट का रास्ता भी था, लेकिन अधिकांश ने यह रास्ता नहीं चुना, जो बहुत लाभदायक नहीं था। फिर भी राजधानी में इंपीरियल अकादमी, जिसका प्रबंधन सीधे तौर पर इंपीरियल परिवार द्वारा किया जाता था और जिसकी दुनिया के लगभग हर गुप्त क्षेत्र, कालकोठरी और प्रमुख संसाधनों तक पहुंच थी, डेमियन का वर्तमान लक्ष्य था। मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए। सम्राट अपेक्षाकृत समझदार है, इसलिए अकादमी में वर्ग अलगाव जैसी चीजें बहुत प्रचलित नहीं हैं। भेदभाव से बचना लगभग असंभव है, लेकिन जब तक आम लोगों को अकादमी में प्रवेश करने का अवसर मिलता है, मुझे किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेमियन मन ही मन मुस्कुराया। वह खुद को अपने से कई दशक छोटे बच्चों के साथ झगड़ने की कल्पना करके काफी चकित था। अगर उनमें सचमुच मुझे परेशान करने की क्षमता है, तो यह एक ऐसा कौशल है जिस पर उन्हें गर्व होना चाहिए। फिर भी उसके पास सोचने के लिए और कुछ नहीं था। उनकी वर्तमान ताकत प्रवेश स्तर की तीसरी कक्षा के समान थी, और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने जो प्रयोग किए, उनसे उनकी विकास क्षमता उनके द्वारा देखे गए किसी भी अन्य की तुलना में कहीं अधिक थी। इंपीरियल अकादमी की यात्रा में कुछ महीने और लगेंगे, लेकिन प्रवेश अवधि शुरू होने में अभी आधा साल बाकी था। चूंकि मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय है, इसलिए मैं यह भी पता लगा सकता हूं कि होश में आने से पहले मेरी आत्मा क्या कर रही थी। उन्होंने अपने गांव के लोगों के साथ शिकारी के रूप में प्रशिक्षण लिया था। उनकी हड्डियों में लड़ने की तकनीकें समाहित थीं, और मन के उपयोग की एक अनूठी विधि थी जो एक ही समय में मौलिक और कुछ हद तक परिष्कृत दोनों थी। डेमियन को इन सभी सांसारिक चीजों में रुचि थी, क्योंकि उसे स्वयं सांसारिक अनुभव करने में सक्षम हुए बहुत लंबा समय हो गया था।
एक तरह से सिकंदर के रूप में उसकी कहानी की शुरुआत के ये दिन उसके लिए छुट्टियां थे। और डेमियन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पृथ्वी पर अपने समय के दौरान छुट्टियों के दिनों को संजोना सीखा, उसकी इसे बर्बाद करने की कोई योजना नहीं थी। अध्याय 1322 अवतार 3। अकादमी में अलेक्जेंडर के दिन निराशाजनक माने जा सकते हैं। डेमियन अपने अवतार पर ध्यान आकर्षित करने की योजना नहीं बना रहा था। एक समय ऐसा आएगा जब उसे सही समय आने तक ब्रह्मांड से दूर छिपने की जरूरत होगी, और ऐसा ठीक से करने के लिए वह एक महान प्रतिष्ठा या प्रभाव वाला व्यक्ति नहीं हो सकता था। समयरेखा भी चिंता का विषय थी। यह देखकर कि वास्तविकता की पेंटिंग में कितनी शाखाबद्ध समयरेखाएं मौजूद थीं, डेमियन को समय की पकड़ से पूरी तरह मुक्त होने से पहले ही उसे प्रभावित करने के खतरों का एहसास हुआ। इसलिए उन्होंने कम प्रोफाइल रखना सुनिश्चित किया। छात्रों के बीच उनके अधिक संपर्क नहीं थे, न ही शिक्षक विशेष रूप से उनका पक्ष लेते थे। उन्होंने किसी भी अन्य छात्र की तरह ही गुप्त क्षेत्र अभियानों और कालकोठरी सफाई में भाग लिया, हालांकि उन्हें जो परिणाम मिले वे औसत से अधिक कुछ नहीं थे। यही वह मुखौटा था जो उसने खड़ा किया था। हालांकि एक मुखौटा बस इतना ही था। डेमियन ने जो कुछ भी अकेले किया वह अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से किया, ऐसे परिणाम प्राप्त किए जो प्रशिक्षकों के लिए भी असंभव थे। और जैसे जैसे वह अधिक शक्तिशाली होता गया, उसका अपने मुख्य शरीर से संबंध भी बढ़ता गया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से डेमियन का कौशल अलेक्जेंडर में परिलक्षित हुआ, जिससे उसकी विकास गति में तेजी से वृद्धि हुई। अकादमी के संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए और तीसरी कक्षा के मध्य चरण तक पहुंचने में 4 साल बिताने के बाद वह अपने साहसिक कार्यों को हेरोन के बाकी हिस्सों में ले गया। उन्होंने ब्रिलियंट फ्लेम एम्पायर से परे ज्वालामुखी सागर की खोज की और नीचे छिपे हुए समाज की खोज की। उन्होंने मैग्मा जायंट को मार डाला जो समुद्र के नीचे विशाल ज्वालामुखी रिंग को नियंत्रित करता था और इसके बार बार फटने का कारण बनता था। और यहाँ तक कि शाही परिवार के साथ एक आकस्मिक संबंध भी बनाया जब अपने एक अभियान के दौरान उन्होंने अपने कुछ राजकुमारों और राजकुमारियों को बचा लिया। एक बार जब उसे लगा कि ब्रिलियंट फ्लेम साम्राज्य में उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो वह क्रिस्टलीय चंद्रमा साम्राज्य के दक्षिण में चला गया और पूरे पवित्र महाद्वीप में मौजूद पुरस्कारों को पूरी तरह से प्राप्त किया। यह अद्भुत था। दक्षिणी साम्राज्य में हिडन मून क्षेत्र राजसी था और इसमें सितारों की शक्ति थी जिसे डेमियन ने इस शरीर में महसूस करने की उम्मीद नहीं की थी। जिस तरह उत्तर में मैग्मा दानव था, उसी तरह दक्षिण में आइस फीनिक्स था जो मौसम में भारी अंतर और बर्फबारी का कारण था जिसने महाद्वीप के दक्षिणी आधे हिस्से को कवर किया था। हालांकि डेमियन ने उस आइस फीनिक्स को नहीं मारा। चूंकि उनका 3000 बीस्ट माउंटेन रेंज आइस फीनिक्स कबीले के साथ एक मजबूत रिश्ता था, उन्होंने जानवर के साथ 5 साल बिताए, उसका विश्वास अर्जित किया और उसे तकनीकें सिखाई ताकि वह उस महाद्वीप का रक्षक बन सके जिसने इस निकाय को खड़ा किया। और जैसे कि यह भाग्य था, उन्होंने स्वाभाविक रूप से क्रिस्टलीय मून इंपीरियल परिवार के साथ भी परिचय बनाया। वह वास्तव में एक राजकुमारी चुंबक थी, लेकिन उसके रवैये से यहाँ तक कि सम्राटों को भी पता था कि उनकी बेटियों के पास कोई मौका नहीं था। बहुत अच्छा समय बीता। इसके बाद उन्होंने अपनी तकनीकों को निखारने और महाद्वीप को खतरों से बचाने में लगभग 2 दशक बिताए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही हीरोन के नागरिकों को बड़े ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में पता चला, आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों को दबा दिया गया, लेकिन उनके छिपे हुए रक्षक की पहचान एक गुप्त रूप से संरक्षित रहस्य थी जो केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था। डेमियन ने समय का आनंद लिया। वह हेरोन में कुछ समय और रुकना चाहता था और देखना चाहता था कि इस दुनिया को छोड़े बिना वह कितना कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी,
यह उसके व्यक्तित्व के अनुरूप बिल्कुल नहीं था। एक और दशक के शुद्ध प्रशिक्षण के बाद वह तीसरी कक्षा के शिखर के बराबर स्तर पर पहुंच गया, जो ब्रह्मांड बपतिस्मा से कुछ ही कम था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उस स्तर तक पहुंचने में उन्हें इतना समय क्यों लगा, तो इसके कई कारण थे। सबसे पहले, हेरोन के पास अपने प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए उच्च मैना एकाग्रता नहीं थी और न ही विकास को बढ़ावा देने के लिए उसके पास बड़ी जानवर आबादी थी। दूसरे, इस युग में लोगों की प्रतिभा डेमियन की पीढ़ी की तुलना में बेहद कम थी। इस गति को इतनी तेज देखना कठिन था जब वर्तमान युग में इतने सारे लोग 30 वर्ष से कम उम्र में चौथी कक्षा में पहुंच गए। लेकिन किसी को यह याद रखना होगा कि ब्रह्मांड के 9 क्रांतियों के स्वामी और देवता कितने पुराने थे। यहाँ तक कि उन शक्तिशाली पात्रों को भी दिव्यता तक पहुँचने में हजारों साल लग गए। बल्कि वर्तमान पीढ़ी सबसे अलग थी। उनके युग के दौरान युद्ध के समय और ब्रह्मांड के आसपास की अनोखी परिस्थितियों ने ब्रह्मांड को ऐसी प्रतिभाओं को जन्म देने के लिए मजबूर किया जो उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में ईश्वरीय थीं। और अंत में तीसरा कारण, अलेक्जेंडर को तीसरी कक्षा के शिखर तक पहुंचने में लगभग 50 साल लग गए। और सबसे सरल कारण, उन्होंने कानून का प्रशिक्षण नहीं लिया। उसके शरीर में कोई कानूनी समानता नहीं थी, क्योंकि उसकी आत्मा उसकी अपनी नहीं थी। उन्होंने अपनी मांसपेशियों और शरीर को बढ़ाने के लिए अपने सभी मन का उपयोग किया, इसलिए किसी भी अन्य अभ्यासी की तुलना में उनकी आंतरिक प्रणालियां व्यावहारिक रूप से भगवान जैसी थीं। हालांकि चूंकि वह मन का उपयोग विशेष रूप से अपनी शारीरिक स्थिति को उस स्तर पर लाने के लिए कर रहा था जैसा वह चाहता था, इसलिए इसे प्रशिक्षित करने में बहुत लंबा समय लगा। यह कोई समस्या नहीं थी। डेमियन ने खुद को जरूरत से ज्यादा छूट दे दी और किसी भी चीज से ज्यादा। एक बार जब अलेक्जेंडर मुख्य निकाय के पास मौजूद हर चीज का उपयोग कर सकता था, तो उसे अपनी खुद की कानून विशेषज्ञता की कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसके शरीर का विकराल हो जाना उसके लिए अधिक लाभदायक था। यह सब ध्यान में रखते हुए डेमियन ने अभ्यास किया और वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था जब तक कि उसकी इच्छाएं नियंत्रण के लिए बहुत बड़ी नहीं हो गईं। अब समय आ गया है कि हेरोन को छोड़कर बड़े क्षितिज की तलाश की जाए। महाद्वीप की खोज पूरी करने के बाद से वह अपने गृह गांव में रह रहा था, और हालांकि गांव वालों और उसके माता पिता को पता था कि वह उनसे बहुत कुछ छिपा रहा है, उन्होंने उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। इस माहौल में प्रशिक्षण लेना एक वरदान था जिसके लिए डेमियन अधिक आभारी नहीं हो सकता। उसे जाना पड़ा, लेकिन वह इस जीवन के माता पिता को पीछे छोड़ने की योजना नहीं बना रहा था। एकमात्र सवाल यह था कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे, चाहे वह हजारों साल के जीवन का विचार हो या उसकी पहचान के पीछे की सच्चाई। इसलिए डेमियन ने बाद वाली बात को अभी के लिए छिपा दिया और उस बातचीत को बाद में, यदि कभी हो, करने का निर्णय लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने पूर्व पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए अमृत लेने के लिए मनाने के बाद वह दूसरी यात्रा पर निकल गए। उसने उनसे कहा कि वह फिर से दुनिया का पता लगाने जा रहा है, लेकिन यह उनके दिलों को शांत करने के लिए सिर्फ एक झूठ था। उस दिन उन्होंने दुनिया को पूरी तरह से छोड़ दिया और ग्रैंड हेवंस बाउंड्री में अपना आगमन शुरू किया। वह अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया और उसके पास अधिक से अधिक अनुभव थे। वह अधिक से अधिक लोगों से मिले जब तक कि वह एक ऐसे व्यक्ति नहीं बन गए जिन्हें बहुत से लोग उनकी नाराजगी के साथ याद रखेंगे। ब्रह्मांड बपतिस्मा स्वाभाविक रूप से उसके लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती रही और अपने समान स्तर के लोगों के बीच वह अदम्य था। दशक सदियां बन गए और परिवर्तन आदर्श बन गया। हेरोन एक दिन दैवीय क्षेत्र से गायब हो गया क्योंकि उसे अभयारण्य में रखा गया था और अलेक्जेंडर के माता पिता को अंततः उसके अस्तित्व की सच्चाई बताई गई।
अप्रत्याशित रूप से उन्होंने काफी अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अलेक्जेंडर ने हमेशा उन्हें वास्तविक माता पिता के रूप में माना था, या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि अलेक्जेंडर में शुरू से ही आत्मा की कमी थी और डेमियन के हस्तक्षेप ने ही उसे जीवन दिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी असली पहचान क्या थी, चाहे वह देवता हो या राक्षस, वह शुरू से अंत तक उनका एकमात्र पुत्र था। इसलिए उन्होंने उसे खुली बाहों से स्वीकार किया और आश्चर्य और चिंता के साथ उसकी कहानी सुनी। जब उस मामले पर ध्यान दिया गया तो डेमियन को काफी राहत महसूस हुई, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि अलेक्जेंडर के माता पिता तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे नहीं चाहते, वह ब्रह्मांड में अपनी सामान्य गतिविधियों में वापस चला गया, उठता और उठता रहा। यह वास्तव में एक सांसारिक अस्तित्व था। डेमियन ने जो जीवन जिया उससे कहीं अधिक सरल जीवन था, और उन्हें एहसास हुआ कि नियमित अभ्यासकर्ताओं के लिए 9 क्रांतियों के माध्यम से अपनी किंवदंती बनाना और प्रगति करना इतना कठिन क्यों था। आखिरकार इतने समय के बाद भी वह अभी चौथी कक्षा के अंतिम चरण में ही था, और जैसे जैसे वह इस सामान्य जीवन को जीते रहे, भविष्य की तैयारी करते रहे, एक अप्रत्याशित मुठभेड़ हुई। दैवीय क्षेत्र में कहीं एक अनाम गुप्त क्षेत्र में डेमियन की मुलाकात पुरुषों के एक समूह से हुई जो अन्य सभी के समान लक्ष्य शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। हालांकि ये लोग, हाँ, मैंने कभी यह देखने की उम्मीद नहीं की थी। लूसी, लूसीफेर, अलुकार्ड, कमांडर हुओ और कुछ अन्य जिन्हें डेमियन नहीं जानता था। वे युवा थे। डेमियन उनके जैसे संस्करणों का आदी हो चुका था। वह उन्हें दूर से देखकर मुस्कुराया। क्या मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, वह सोचने लगा। वह जानता था कि उसे बहुत कुछ करना है, लेकिन वह इन लोगों की कहानियों के बारे में उत्सुक होने से खुद को नहीं रोक सका जो भविष्य में महान अस्तित्व बनेंगे। अध्याय 1323 अवतार 4। समूह की रचना थोड़ी अजीब थी। लूसी, लूसीफेर और अन्य 2 जिन्हें डेमियन ने नहीं पहचाना, वे उसके स्तर के आसपास थे, जबकि कमांडर हुओ और अलुकार्ड पहले से ही सर्वोच्च स्तर पर थे, जिससे किसी को आश्चर्य हुआ कि वे एक साथ यात्रा क्यों कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि कमांडर हुओ और अलुकार्ड बाकियों के कार्यवाहक थे, लेकिन सवाल यह था, क्यों? वे सभी अलग अलग नस्लों, क्षेत्रों और प्रभावों के थे, इसलिए तार्किक रूप से कहें तो उनके एक साथ यात्रा करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि वे थे, और इसने डेमियन को जिज्ञासु बना दिया। मैं अभी बस उनका अनुसरण करूंगा। वह अभी अलेक्जेंडर के रूप में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। हाँ, वह शक्तिशाली था, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति की यह शक्ति लूसील या अलुकार्ड जैसे लोगों के लिए और भी अधिक संदिग्ध होगी, जिनके पास उच्च पद थे। वह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि वे इस तरह गुप्त क्षेत्र में क्या कर रहे थे, लेकिन उसने अनावश्यक रूप से उनसे संपर्क नहीं किया। आखिरकार यह एक भूल भुलैया थी। यह एक ऐसी जगह थी जो लगातार अपना आकार और संरचना बदलती रहती थी, जालों और महान शक्ति वाले जानवरों से भरी हुई थी, और इतनी मात्रा में खजाना था जो जोखिम के बराबर था। यहाँ तक कि सिकंदर को भी नहीं पता था कि इसके केंद्र में क्या है। डेमियन की स्थानिक क्षमताएं इस हद तक प्रकट नहीं हुई कि वह इस स्थान के प्रतिबंधों को अनदेखा कर सके और इसकी संपूर्णता को समझ सके। बस इधर-उधर घूमने से मुझे जो खजाना मिला है, वह मेरे लिए एक छोटा सा संप्रदाय बनाने के लिए पहले से ही पर्याप्त है। मेरे जमाने में ऐसी जगह क्यों नहीं थी? उसने सरका दिया। वह शायद अनुमान लगा सकता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक के अपने अभियान से प्राप्त सभी खजाने को अभयारण्य में भेज दिया गया था, इसलिए संभवतः उनका उचित उपयोग किया जा रहा था। बोल रहा हूं, यह कैसे काम करता है?
जब वह हेरोन को ले गया तो वह इसके बारे में सोचने लगा। यह पूरी तरह से अलग समय और स्थान की दुनिया थी, और यह ऐसी चीज नहीं थी जिस तक तर्क के आधार पर डेमियन की पहुंच होनी चाहिए थी। कुछ समय तक उन्होंने विचार किया कि अभयारण्य वास्तव में कैसे कार्य करता है, लेकिन इस संदेह को भी उनके मुख्य निकाय की वर्तमान स्थिति से दूर करना आसान था। अभयारण्य शून्य में बनाया गया था। मुख्य ब्रह्मांड से हर तरह से अलग इसका अपना अस्तित्व था। वास्तव में इसका समय मुख्य ब्रह्मांड के समान गति से बहने का एकमात्र कारण यह था कि यह डेमियन से बंधा हुआ था और उसकी आत्मा को आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। समय और स्थान की सीमा के बाहर शून्य में डेमियन के मुख्य शरीर के साथ इसे अपनी जड़ें कहाँ जमानी चाहिए थीं। स्वाभाविक रूप से यह अभी भी डेमियन की आत्मा थी। हालांकि उनकी अजीब परिस्थिति ने अभयारण्य को एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया। अब यह वर्तमान युग और अतीत दोनों से बंधा हुआ था, जबकि दोनों से अलग हो गया था। इसने इसे कार्यकारण के नियमों से अप्रभावित रहने की अनुमति दी, जो डेमियन को अतीत में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने से रोकता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरू से ही हीरोन का ब्रह्मांड में बहुत अधिक महत्व नहीं था, लेकिन अतीत में एक दुनिया को बांधने और इसे पूरी तरह से अलग स्पेस-टाइम में एकीकृत करने के कार्य ने उन नकारात्मकताओं को ट्रिगर नहीं किया जिनकी डेमियन उम्मीद कर रहा था, और तब से वह हस्तक्षेप करने की अपनी क्षमता की सीमाओं का परीक्षण कर रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो यह बात ज्यादा मायने रखती है कि मैं जो करता हूं उससे ज्यादा मायने रखता है कि दूसरा पक्ष कितना महत्व रखता है। यदि उसने विनाश के लिए नियत पूरी दुनिया को बचाया, लेकिन इसके किसी भी व्यक्ति का भाग्य भव्य नहीं था, तो समयरेखा पर उसने जो प्रभाव छोड़ा उसे हस्तक्षेप माना जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। तितली प्रभाव निश्चित रूप से अस्तित्व में था, लेकिन सार्वभौमिक पैमाने पर इतनी छोटी घटना की तितली, जब तक यह वास्तव में एक मामूली घटना थी, इसका कोई मतलब नहीं था। फिर भी लूसील जैसे लोगों के भाग्य में हस्तक्षेप करना, जो भविष्य में ब्रह्मांड का अभिन्न अंग बन जाएंगे, कहीं अधिक कठिन था। अधिकतम मेरे पास कुछ दसियों मौके हैं। मैं उनका अनावश्यक उपयोग नहीं कर सकता। डेमियन के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या होगा जब उसने अपने सभी हस्तक्षेप के अवसरों का उपयोग कर लिया, लेकिन वह तब तक इसका पता नहीं लगाना चाहता था जब तक कि उसे अब उनकी आवश्यकता न हो। यह ध्यान में रखते हुए वह ल्यूसिल के समूह का अनुसरण करता रहा। जैसे जैसे उसने उनकी बातचीत सुनी, उसे उनके उद्देश्य के बारे में और अधिक पता चला, और मजेदार बात यह थी, मुझे इस स्तर की गंदगी मुफ्त में देना आपराधिक होना चाहिए। उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। सच कहूं तो उनके व्यक्तित्व उससे बहुत भिन्न नहीं थे जो वह जानता था। वे अपनी वर्तमान आयु से बहुत बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी वे कम से कम कुछ हजार वर्ष पुराने थे। हालांकि वे अपने बुद्धिमान लोगों की तुलना में कहीं अधिक खुले थे। एक पर्यवेक्षक के रूप में डेमियन ने कुछ सीखा, जिसका वर्णन करने के लिए कोई बेहतर शब्द नहीं था। उनमें से कुछ के बारे में भ्रामक जानकारी थी जो भविष्य में बहुत उपयोगी होगी। मजा आ गया। अलुकार्ड और कमांडर हुओ व्यावहारिक रूप से अपनी विकास क्षमता के अंत पर थे, इसलिए वे अभी भी बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन लूसील और लूसिफेर को नेतृत्व की समस्याओं के बिना सच्चे भाइयों की तरह स्वतंत्र रूप से कार्य करते देखना मनोरंजन से कहीं अधिक था। वे काफी प्रतिभाशाली भी थे। डेमियन को एहसास हुआ कि उसने उनमें से किसी को भी वास्तव में लड़ते नहीं देखा था, यहाँ तक कि अलुकार्ड को भी नहीं, क्योंकि वह कानून की बाधा से परे महान लड़ाई के दौरान ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म से गुजर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह वह समय था जब आवश्यकता पड़ने पर वे स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत लगा सकते थे, और उन्हें कहना पड़ा। उनसे लड़ने की चाहत पागलपन भरी है।
दिन के अंत में सिकंदर अभी भी वही था। अलेक्जेंडर को अपनी यादें जागने से पहले जो अनुभव हुए थे वे डेमियन के अनुभव थे, जो उसकी आत्मा द्वारा अनुभव किए गए थे, किसी अन्य द्वारा नहीं। इसलिए यहाँ तक कि अनजान अलेक्जेंडर के पास भी वे गुण थे जो उसके बचपन में थे। वह एक युद्धोन्माद था, एक प्रवृत्ति जो अभी भी कुछ हद तक मौजूद थी, खासकर जब से उसने कानूनों के बजाय अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। जब भी कोई मजबूत प्रतिद्वंद्वी सामने आता, डेमियन को उनसे लड़ने की हड़बड़ी महसूस होती थी कि उसके मुख्य शरीर में बहुत लंबे समय से कमी थी, क्योंकि उनके विपरीत वर्तमान सिकंदर के कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। यहाँ तक कि इस भूल भुलैया में भी उसने युद्ध के लिए प्रवेश किया था। यह अपने शक्तिशाली जानवरों और अच्छे कारणों से बाहरी दुनिया में काफी कुख्यात था। उनमें से सबसे आम चौथी कक्षा के थे, और जैसे जैसे कोई गहराई में जाता वे मजबूत होते जाते। अलुकार्ड और लूसील का समूह ऐसे बिंदु पर पहुंच रहा था जहां से वापसी संभव नहीं थी। जमीनी अर्थों में वे मालिक की लड़ाई के करीब थे। वे लड़े और खजाने पर दावा किया, हंसे और एक दूसरे की पीठ की रक्षा की, और आखिरकार वे इस क्षेत्र को बाकी भूल भुलैया से अलग करने वाले विशाल पत्थर के दरवाजे के सेट पर पहुंच गए। यह पहली बार है, लूसील ने दरवाजों पर की गई नक्काशी पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा। वास्तव में बाकी भूल भुलैया में दरवाजे जैसा कुछ भी नहीं था। यह काफी कष्टप्रद था, लेकिन अगर यह यहाँ है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम अंत के करीब हैं? लूसीफेर ने जारी रखा। उन दोनों ने उत्तर के लिए अलुकार्ड की ओर देखा और उसने उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए सिर हिलाया। इस भूल भुलैया का मालिक या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति इस दरवाजे से परे होना चाहिए। एक बार जब आप उन्हें हरा देंगे तो आप वह चीज हासिल कर लेंगे। एक बार जब हम उसे हरा देंगे। आप मदद नहीं कर रहे हैं? लूसीफेर ने फिर पूछा। हाँ, हम मदद कर रहे हैं। लूसीफेर, क्या आप अपने कबीले को सुस्त होने की प्रतिष्ठा से छुटकारा दिलाने की योजना नहीं बना रहे थे? कमांडर हुओ ने जोर से हंसते हुए जवाब दिया। यह प्रयास करने लायक था। लूसीफेर ने अपनी जीभ चटकाई, कुछ हद तक नाराज हो गया क्योंकि अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए और उसे चिढ़ाने लगे। उन्होंने कुछ और मिनटों तक बातचीत की, अनुमान लगाया कि वे क्या देखने जा रहे हैं और वे किस प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करेंगे। अंततः दरवाजा खोलने से पहले उनके पीछे की छाया में डेमियन की आंखें चमक उठीं। वह यहाँ किसी को देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था। एक गुप्त क्षेत्र में उसके पहले अनुभव की तरह एपिरॉन के पूरे रास्ते में इसे वहां जंजीर से बांध दिया गया था, दुर्बल बाधाओं की अनगिनत परतों से परे सील कर दिया गया था। एक बैल। अध्याय 1324 अवतार 5। समूह चुप था क्योंकि वे इसे घूर रहे थे। उस समय कमजोर लेजर नॉक्स डेमियन और रोज का सामना करने के विपरीत यह पूरी तरह से विकसित चौथी कक्षा थी जिसने कम से कम किसी बिंदु पर 9 क्रांतियों में प्रवेश किया था। मुझे लगा कि हमने उन सभी को बाहर निकाल दिया है, लूसील ने गुस्से में कहा। हमने किया, लेकिन उन सभी को भगाया नहीं जा सका, अलुकार्ड ने उत्तर दिया। इस नॉक्स का शिकार करने के उद्देश्य से ही हमारी पार्टी को इस तरह से इकट्ठा किया गया था। आप अब भी आश्चर्यचकित क्यों हैं? लूसील ने भौहें चढ़ा दीं। इसके बावजूद यह अजीब है। हमारे पास उन्हें पूरी तरह से पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त बल थे, तो यहाँ एक को सील क्यों किया गया है? यह उतना सरल नहीं हो सकता जितना उसे सील करने की आवश्यकता थी। एक कमरे में केवल एक ही नॉक्स था जो इतना बड़ा था कि उसे रंगभूमि कहा जा सके। उसकी त्वचा बाकी लोगों की तरह ही राख जैसी भूरे रंग की थी, लेकिन उसका शरीर अजीब पुरातन टैटुओं से ढका हुआ था, डिजाइन में गाढ़ा,
जैसे कि वे अनुष्ठानिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए हों। हमारे पास इस प्राणी के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, हालांकि यह निश्चित है कि वह उतना सरल नहीं है जितना हमने सामना किया। उसके किसी सम्राट से भी संबंध हो सकते हैं। एक सम्राट। यह विस्मयादिबोधक समूह के पूरे युवा हिस्से द्वारा साझा किया गया था। उनमें से कुछ ने युद्ध का अनुभव किया था, जबकि अन्य युद्ध के निकट या उसके बाद पैदा हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी कभी किसी सम्राट से नहीं मिला था। नॉक्स सम्राट ऐसे ही मायावी व्यक्ति थे। हालांकि उनकी पहचान ज्ञात थी, उन्होंने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, यहाँ तक कि उस अमानवीय सम्राट को भी नहीं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे खून की अविश्वसनीय प्यास थी। भले ही हमें बस मारना ही है ना? मजेदार बात यह है कि यही मेरी खासियत है। लूसीफेर ने माहौल को वापस सामान्य कर दिया। ठीक है, वे यहाँ केवल मारने आए थे। उन्हें यह जानने की जरूरत नहीं थी कि इस नॉक्स को क्यों सील किया गया था, जब तक कि सील जारी होने से पहले वे उसे मार सकते थे। और इसलिए उन्होंने उस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वे दो व्यक्ति जो इस क्षण तक गुमनाम थे, प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए वहीं रुक गए। कमांडर हुओ किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए तैयारी करने के लिए कमरे के दूसरी तरफ खड़े थे, और अलुकार्ड की मदद से लूसील और लूसीफेर बाधाओं को पार करने और पहुंचने में सक्षम थे। नोक्स सीधे जा रहा है। हम अलेक्जेंडर ने उनकी प्रक्रिया को निरीक्षण भरी निगाहों से देखा। दिन के अंत में वह एक अवतार था, कोई व्यक्ति नहीं। उसने अधिकांश समय मुख्य निकाय के प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाहर स्वायत्त रूप से कार्य किया, लेकिन वह अभी भी डेमियन था। उसके पास डेमियन की आत्मा थी, उसके पास डेमियन की यादें थीं, और उसने डेमियन के आदेशों पर कार्य किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए इस युग में भी वास्तव में ऐसा कोई नहीं था जिसके पास नॉक्स के साथ उससे अधिक अनुभव था, खासकर उसके मुख्य शरीर में अनगिनत लॉर्ड्स और दो सम्राटों की यादों को समाहित करने के बाद। दिक्कत ये थी कि उसे भी इस नॉक्स की त्वचा पर बने टैटू के बारे में कुछ नहीं पता था। नोक्स कभी भी कर्मकांडी लोग नहीं थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में कैसे सोचता हूँ, इस तरह के टैटू नॉक्स के शरीर पर नहीं होने चाहिए, कम से कम उनकी अपनी इच्छा से नहीं। चाहे वह इसके बारे में कैसे भी सोचे, यह अजीब था, विशेष रूप से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। यह भूल भुलैया, यह कमरा, एक मालिक का संभावित अस्तित्व जो यह नॉक्स नहीं है। अलेक्जेंडर की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। ऐसा नहीं है कि नॉक्स को यहाँ सील कर दिया गया है, बात यह है कि उसे एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यह एक जाल था। बूम। मानो वह उस एहसास की प्रतीक्षा कर रहा था। नॉक्स से एक खूनी विस्फोट हुआ और उसके चारों ओर सब कुछ ढक गया। युग कह। लूसीफेर और लूसील अलुकार्ड की सुरक्षा के तहत तेजी से पीछे हट गए और अपने गार्ड तैनात कर दिए, लेकिन वे पहले ही आश्चर्यचकित हो गए थे। एक पंजा धूल के बादल को चीरता हुआ लूसीफेर की छाती पर लगा। एक पैर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह कुचल गया और कमरे में एक झटके की लहर दौड़ गई जिसने सभी को कम से कम कई कदम पीछे धकेल दिया। अंततः नॉक्स प्राणी की दहाड़ शीशे को तोड़ने की हद तक तेज थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं क्योंकि उसके शरीर की हर हड्डी से अत्यधिक घृणा फैल रही थी। कई हजार साल हो गए थे। इतने समय तक उसे यहाँ फंसाया गया और बेरहमी से यातनाएं दी गईं, और आज भी प्रयोग समाप्त नहीं हुए हैं। धिक्कार है इंसानों। वह आदमी जिसने उसे पकड़ लिया था एक पागल था। उन्होंने कभी अपने लक्ष्य भी स्पष्ट नहीं किए। उसने जो कुछ किया वह क्रूरता की आदर्श तस्वीर के रूप में किया। उन्होंने हर दिन के हर पल से परमानंद प्राप्त किया।
हालांकि वह उन लोगों में से एक नहीं लग रहा था जो उनके खिलाफ लड़े थे, बल्कि वह एक गद्दार की तरह लग रहा था जो उनकी तरफ हो गया था। उसके जैसा एक पूर्ण मनोरोगी एक इंसान होने के बावजूद एक नॉक्स की आदर्श तस्वीर था, और इतने लंबे समय तक इसे सहन करने के बाद यह नॉक्स किसी भी चीज और हर चीज के प्रति क्रोध महसूस नहीं कर सकता था। उन्हें परिस्थितियों की परवाह नहीं थी, उन्हें युद्ध या अपने लोगों की परवाह नहीं थी। वह तो बस हत्या करना चाहता था, और अब अचूक लक्ष्य उसके पास आ गए थे। तुम सब मेरा सहारा बनो, ताकि जब वह लौटे तो मैं उसे वही लौटा सकूं जो मेरे साथ किया गया था। अलुकार्ड ने सिकुड़ी आंखों से उस प्राणी को देखा। यह शक्ति नॉक्स की तरह नहीं थी। उस प्राणी के शरीर से निकलने वाला मन वही स्याह काला पदार्थ नहीं था जिसका उपयोग उसकी बाकी जाति ने किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन और उसकी शक्ति, वे उसे संभाल नहीं सकते। अलुकार्ड ने लड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से कदम बढ़ाया, और जैसे ही उसके आंदोलनों ने नॉक्स का ध्यान आकर्षित किया, कमांडर हुओ भी आगे बढ़े। टकराना। उसने अपने शरीर के आकार से अधिक बड़े हथौड़े से हमला किया और उसे नॉक्स की पीठ पर पटक दिया। तथापि कोई हलचल नहीं थी। नॉक्स ढहा नहीं और दर्द भी दर्ज नहीं हुआ। इसके बजाय वह केवल उस व्यक्ति को देखने के लिए पीछे मुड़ा जिसने उस पर हमला किया था। बहुत सारे कीट। उनका मन क्रोधित हो गया, जिससे कमांडर हुओ को खुद से दूरी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुर्भाग्य से वह गलत निर्णय था। आजादी के उस एक पल में नॉक्स ने अपने शरीर को 6 क्लोनों में विभाजित कर दिया। उनमें से प्रत्येक के पास उनके जैसी ही आभा और समान शक्ति थी, और बिना किसी हिचकिचाहट या बिना किसी तर्क के वे विभाजित हो गए और पार्टी के प्रत्येक सदस्य पर आरोप लगाने लगे। बूम बूम बूम। घमासान युद्ध होने लगा। चूंकि कमांडर हुओ और अलुकार्ड को दो नॉक्स प्रतियों से निपटने के लिए मजबूर किया गया था, शेष 2 कमजोर सदस्यों पर टूट पड़े और उनके खिलाफ लड़ाई में हावी हो गए। लूसीफेर या लूसील जैसे लोगों के पास चाहे जो भी शक्ति हो, वे नियमित चौथी कक्षा और चरम शिखर के बीच के अंतर को पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। उनके लिए अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया था। वे एक साथ लड़े जैसा कि अन्य 2 ने भी किया था, और उन्होंने जीवित रहने और तब तक रुकने की पूरी कोशिश की जब तक कि उनके सुप्रीमो में से एक उनकी सहायता के लिए नहीं आया। बूम। आग। उनके पीछे से एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद एक जोरदार चीख निकली। 2 अन्य में से एक के शरीर का पूरा निचला हिस्सा गायब था, जबकि दूसरा उस स्टंप को पकड़ रहा था जो उस स्थान पर बना हुआ था जहां उसका हाथ एक बार था। मिशन पहले ही गलत हो चुका था। नोक्स को सील किया जाना था, और किसी भी अन्य चीज से अधिक यह युवा विशेषज्ञों के लिए एक सीखने का अनुभव माना जाता था जो एक दिन ब्रह्मांड के शीर्ष पर खड़े होंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हीं युवा विशेषज्ञों से आज रहा नहीं जा रहा है। अलुकार्ड और कमांडर हुओ अपने दुश्मनों को इतनी तेजी से हराने में सक्षम नहीं होंगे कि उन सभी को बचा सकें। नहीं, शायद लूसील या लूसीफेर भी भयानक रूप से अपंग हो जाएंगे। अलेक्जेंडर, जो दूर से देख रहा था, खुद पर क्रोधित हो गया। तो आखिरकार क्या मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत है? वह निश्चित रूप से अलग दिखना नहीं चाहता था, लेकिन इस क्षण में उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से उन 2 महान विभूतियों की मृत्यु या अपंगता की तुलना में समयरेखा पर कम प्रभावशाली होगी। अध्याय 1325 अवतार 6। पार्क में फिटनेस का मजा 13:1:07। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह आंशिक रूप से अलेक्जेंडर की गलती थी। मूल समयरेखा में सिकंदर बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं था। इस भूलभुलिया में उन 2 अनाम व्यक्तियों को मरना था,
और जबकि लूसील और लूसीफेर को नुकसान और चोट का अनुभव होगा, उन्हें घातक घाव के करीब नहीं पहुंचना चाहिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अलुकार्ड और कमांडर हुओ के पास उन दोनों पर हमला करने वाले क्लोनों को मारने के बाद उन दोनों को बचाने के लिए पर्याप्त समय था। जो दोनों मरे वे भले ही मर गए होंगे, वे अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 1 मिनट से अधिक टिक नहीं सके, इसलिए चाहे किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश की, उनकी किस्मत पर पत्थर लग गया। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में जहाँ सिकंदर ने कदम रखा और दुश्मन को मार डाला, वे निकट भविष्य में किसी अपरिहार्य परिस्थिति या किसी अन्य कारण से मर गए होंगे। कुछ लोगों की किस्मत वैसे ही पत्थर में लिखी हुई थी। इस प्रकार के भाग्य बिल्कुल वही थे जिन्हें बदलने के लिए संत सम्राट ने संघर्ष किया था, लेकिन डेमियन के मुख्य शरीर में भी अभी तक ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। फिर भी मूल समय रेखा में उन्हें लूसील और लूसीफेर के लिए कम से कम इतने लंबे समय तक रहना चाहिए था कि वे शोषण करने और दूरी बनाने के लिए एक रास्ता खोज सकें, जिससे उन्हें जीवित रहने का एक साधन मिल सके। हालांकि सिकंदर भूल भुलिया में आ गया। उसने उनसे अपनी उपस्थिति छिपाई, लेकिन तथाकथित भूल भुलिया का मालिक, जिसका इसके हर संकाय पर पूर्ण नियंत्रण था, उसकी उपस्थिति से कहीं अधिक अवगत था। वह एक अज्ञात चर था और इसके कारण जब समूह अंतिम कमरे में पहुंचा तो उसने अपनी ताकत को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाने के लिए नॉक्स प्राणी के शरीर में जबरदस्ती पदार्थों को इंजेक्ट किया, जिससे न केवल युवा विशेषज्ञ बल्कि यह भी हो गया। अलुकार्ड और कमांडर हुओ को उससे निपटने में परेशानी हुई। यह कोई ऐसी परीक्षा नहीं थी जिसे केवल भाग्य की मदद से दूर किया जा सकता था, इसलिए अलेक्जेंडर ने इसमें कूदने और सहायता प्रदान करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। बूम बूम बूम। लूसीफेर और लूसील आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। प्रकाश और अंधेरे का उनका संयोजन वैसा ही था जब रूयू और एलेना ने यिन और यांग को मिलाया था। उनके संयुक्त हमले के प्रभाव उनके द्वारा उत्पादित किसी भी चीज से कहीं बेहतर थे। वे जीवित रहने के लिए अपने सामने वाले एकवचन क्लोन को अच्छी तरह से संभाल रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि पीछे से एक और क्लोन आ रहा था। धिक्कार है! लूसीफेर हताशा में चिल्लाया क्योंकि उसने उनके पीछे एक अवरोध का निर्माण किया था। आप कब तक रोक सकते हैं? लंबे समय तक नहीं। हम बर्बाद हो गए हैं, लूसील ने सरलता से जवाब दिया। हालांकि वह फिर भी अपनी पूरी क्षमता से लड़े। अरेग, जो भी हो, अगर हम मरते हैं तो लड़ते हुए मरेंगे। वे कमजोर मानसिकता वाले बच्चे नहीं थे। उनके पात्र वर्तमान युग की तुलना में बहुत कम रहस्यमय रहे होंगे, लेकिन वे अपने आप में प्रामाणिक विशेषज्ञ थे, इसलिए वे लड़े। ल्यूसिफर द्वारा स्थापित बैरियर पर विश्वास करते हुए उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने सामने वाले क्लोन पर लगाया, इस उम्मीद में कि पीछे से उसके जुड़वां के आने से पहले उसे मार दिया जाए। उनसे अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा गया कि क्लोन कभी आएगा ही नहीं। एक बाधा हो, क्या यह मेरे लिए बेहतर नहीं है? अलेक्जेंडर को छाया से मुस्कुराते हुए एहसास हुआ कि उसकी हरकतें कुछ हद तक छिपी होंगी। इससे पहले कि दूसरा क्लोन दो अनाम व्यक्तियों को खत्म करने के बाद नए लक्ष्यों की ओर बढ़ पाता, वह बाहर कूद गया। जैसे ही उसने मुक्का मारा, उसकी मुट्ठी अत्यधिक शक्ति से भर गई। बूम! पूरे कमरे में सदमे की लहरें फैल गईं। जैसे ही वह मुड़ा, उसके पैरों के दबाव से फर्श टूट गया और उसकी उड़ती हुई मुट्ठी में और भी अधिक बल आ गया। नोक्स क्लोन सीधे जबड़े पर मारा गया था। क्रैक के साथ उसका सिर बगल की ओर झुक गया, जैसे कि उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उसके शरीर का बाकी हिस्सा भी पीछे हटने को मजबूर हो गया। यह परेशानी भरा है। इस आदमी में अद्भुत पुनर्योजी क्षमता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
अलेक्जेंडर ने इसे वास्तविक समय में घटित होते देखा। क्लोन के शरीर पर बने टैटू चमक उठे और उसके पास मौजूद खूनी लाल आभा उसे ठीक करने के लिए उसकी त्वचा में समा गई। यह अच्छी बात है कि वह अलग हो गया है। यदि यह क्लोन का पुनर्जनन है तो वास्तविक शरीर को मारना एक दुःस्वप्न जैसा होता। फिर भी अलेक्जेंडर के लिए उपचार क्षमताएं दुनिया में सबसे कम खतरनाक चीज थीं। आखिरकार वह ठीक उसी को नकारने का अभ्यास कर रहा था। डेमियन ने शून्य से भविष्य देखा। वह जानता था कि सिकंदर के विकास पथ के अंत में क्या होगा और उस दिन की तैयारी के लिए जब वह सीधे देवत्व को चकनाचूर कर सकता था, उसने पहले पुनर्जनन या बल्कि अमरता जैसी समान अवधारणाओं को तोड़ने का अभ्यास किया। चूंकि यह एक अधिकार था जो उसके पास स्वयं था, वह अपने मुख्य शरीर के साथ अवधारणाओं का अध्ययन कर सकता था और समझने में मदद करने के लिए ज्ञान को अपने अवतार तक पहुंचा सकता था। शून्य में स्थान और समय की कमी ने इसे अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक बना दिया। कमीने, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, है ना? अलेक्जेंडर ने अहंकारपूर्वक कहा। नॉक्स क्लोन इस समय घृणित भाव से मुस्कुरा रहा था, मानो अलेक्जेंडर से उसे फिर से मारने और देखने के लिए विनती कर रहा हो कि क्या होता है। स्वाभाविक रूप से अलेक्जेंडर ने बाध्य किया। मुझे आपको उस व्यक्ति से भी अधिक भयानक कुछ दिखाने की अनुमति दें जिसने आपको ये क्षमताएं दी। उसने नॉक्स क्लोन को अपने सिर के दोनों ओर से पकड़ लिया और मैना को अपनी खोपड़ी में इंजेक्ट कर लिया। उस मन के माध्यम से उसने क्लोन को एक दर्शन दिखाया। यह एक समझ से परे दृश्य था। यह अस्तित्व की सीमा के बाहर से वास्तविकता का दर्शन था, बिल्कुल वही जो उसका मुख्य शरीर वर्तमान में देख रहा था। लाइट नोवेल, वो नजारा। शायद केवल डेमियन और शायद मृत संत सम्राट ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो इसे देख सकते थे और अपने दिमाग को बरकरार रख सकते थे। क्लोन को पता नहीं था कि उसने क्या देखा है, लेकिन इसे थोड़ा तर्कसंगत बनाने की कोशिश करना भी बहुत ज्यादा था। उसके दिमाग के लाखों टुकड़े हो गए और उसकी भावना टुकड़े टुकड़े हो गई। अब मुझे लगता है कि तुम थोड़ी पिटाई के पात्र हो। एक बुद्धिमान नॉक्स की तुलना में एक नासमझ नॉक्स से निपटना कहीं अधिक आसान था। अलेक्जेंडर की मुट्ठियों से इस प्रकार के प्राणी को कोई मौका नहीं मिलता था, चाहे उसकी ताकत का स्तर कुछ भी हो। टकराना, 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 टकराना। मुक्के पर मुक्के, लात पर लात, हर तरफ से उस नॉक्स पर प्रहार। उसका शरीर किसी चिथड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर बिखरा हुआ था क्योंकि उसकी एक एक हड्डियां सिर से पांव तक टूटी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने उसे ठीक करने की कोशिश की, उसके शरीर पर टैटू भड़क उठे। हालांकि अलेक्जेंडर की मन संपत्ति ने उस शक्ति को दबा दिया और उसके अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। उनके अधिकार क्षेत्र में पुनरुद्धार संभव नहीं था। बूम! वह कैसा लगता है? अलेक्जेंडर ने नॉक्स क्लोन के टूटे हुए शरीर को जमीन पर पटकते हुए मुस्कुराया। ठीक है, मुझे लगता है कि आप बिना किसी परवाह के जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए यह पूछना व्यर्थ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपना पैर हवा में उठाया और जोर से नीचे पटक दिया। बूम! उसके पैर ने नॉक्स प्राणी के सिर को कुचल दिया और जमीन पर काली स्याही बिखर गई। शेष बल ने भूल भुलिया में ही खुदाई की और पहले से ही टूटे हुए फर्श को धूल में मिला दिया। बूम! 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 कुछ और घूंसे के साथ नॉक्स प्राणी का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया। शारीरिक क्षमताओं को प्राथमिकता देने में यही एकमात्र समस्या है। जब नॉक्स की बात आई तो उनके पूर्ण पुनर्जनन को रोकने के लिए उन्हें एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक काम करना पड़ा। शायद मुझे भी कानून का प्रशिक्षण देना चाहिए, इस शरीर की उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए।
शायद आग अच्छी होगी। उसने कंधे उचकाए और चारों ओर देखा। आह, ठीक है, वह स्थिति थी। अलुकार्ड और कमांडर हुओ अपने क्लोनों के साथ लगभग समाप्त हो चुके थे, हालांकि लूसीफेर और लूसील अपने आखिरी पड़ाव पर थे। कितना कष्टप्रद! यदि दोनों सुप्रीम केवल 1 सेकंड भी तेज होते तो वे स्थिति को बराबर करने में सक्षम होते, लेकिन यह वास्तविकता नहीं थी। इसलिए सिकंदर को अपनी किसी भी इच्छा से परे सचमुच अपनी उपस्थिति दिखानी होगी। लूसील और लूसीफेर के नॉक्स क्लोन ने अब तक उनके द्वारा बनाई गई हर बाधा को तोड़ते हुए अपना पंजा काट दिया। वह उनके हमलों से बिना किसी रोक-टोक के आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसके टैटू ने उसके शरीर पर छोड़े गए हर घाव को ठीक कर दिया था। और जैसे ही उसकी ब्लेड जैसी उंगलियां लूसीफेर की ओर बढ़ी, लूसील ने रास्ते में छलांग लगा दी। लूसील! लूसीफेर उत्सुकता से चिल्लाया। गाह! लूसील दर्द से कराह उठा, क्योंकि उसकी त्वचा फट गई थी। उसे जबरदस्ती उसके दोस्त के पास वापस फेंक दिया गया, लेकिन वह भी भाग्यशाली था। यदि पंजा लूसीफेर को छू जाता, जिसे पहले ही घाव लग चुका था, तो वह मर जाता। और अगर यह लूसील की छाती में 1 इंच भी गहरा होता, तो वह भी मर जाता। हाँ, अलेक्जेंडर ने आह भरी। समय बहुत संयोगपूर्ण था, लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर सका। उसने जमीन पर कदम रखा और धक्का दे दिया। उसका शरीर एक रॉकेट में बदल गया और उसकी मुट्ठी पूर्ण गति से चलने लगी। इससे पहले कि नॉक्स क्लोन दोबारा उन दोनों तक पहुंच पाता, एक जलता हुआ लाल आदमी उनके सामने था। मैं वास्तव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे आपको बचाने के लिए उचित इनाम दें। ऐसे शब्दों के साथ जो किसी नायक की तुलना में किसी आम सड़क ठग के अधिक लगते थे, उसने अपनी अध्याय 1326 अवतार 7 बूम। जैसा कि अलेक्जेंडर ने पहले कहा था, समय बिल्कुल सही था। वह जो भी चाहता था, उसके बिल्कुल विपरीत। उसने अंदर कदम रखा और नॉक्स से टकराकर उसे वापस अलुकार्ड और कमांडर हुओ की ओर फेंक दिया। उसी समय उन दो लोगों ने उन नॉक्स क्लोनों को खत्म कर दिया जिनका वे सामना कर रहे थे, और उन्हें बचाने के लिए युवा समूह की ओर दौड़ पड़े। हालांकि उन्हें जो मिला वह एक नॉक्स क्लोन था जो उन्हें मारने के लिए आसानी से उनके चेहरे पर उड़ रहा था। बूम, 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 बूम। टकराना, 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 टकराना। उन ध्वनियों की उत्पत्ति का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब उन दोनों को स्थिति समझ में आ गई, तो उन्होंने पूछताछ को बाद के लिए बचा लिया और अपनी संयुक्त ताकत से नॉक्स क्लोन को सीधे नष्ट कर दिया, उसे पलटवार करने का एक भी मौका नहीं दिया। और इस तरह लड़ाई खत्म हुई। पार्टी के 4 मूल सदस्य फिर से एकत्र हो गए, जबकि अलेक्जेंडर प्रवेश द्वार की दीवार के सहारे अपनी पीठ टिकाए बैठा रहा। यह स्पष्ट था कि उन्हें उन दो लोगों के नुकसान पर शोक मनाने की जरूरत थी जो मर गए थे, और जबकि वह इस क्षण का उपयोग भागने के लिए करना चाहता था, डेमियन इन चारों के व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट था। जैसे ही उसने एक रहस्यमय मुखौटा धारण किया, वे ब्रह्मांड भर में उसके बारे में दर्ज की गई हर खबर को खोजने के लिए अपने सूचना नेटवर्क का उपयोग करेंगे। यदि उनकी स्थिति के लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो उन्हें देखने वालों को भी अलेक्जेंडर की उपस्थिति के बारे में पता चल जाएगा, और यह उसके नियंत्रण से परे कुछ हो जाएगा। इसलिए उसने उनके व्यक्तिगत मामलों से निपटने और उसे नमस्कार करने का इंतजार किया। आखिरकार अलुकार्ड के नेतृत्व में उन्होंने ऐसा किया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अलुकार्ड हिडन डेथ वैली का एक प्रशिक्षक हूं। इस मामले में आपकी सहायता के लिए हम ईमानदारी से आपको धन्यवाद देते हैं।
अलुकार्ड ने आगे बढ़कर उस व्यक्ति के प्रति सम्मान का औपचारिक प्रणाम किया जिसे वह अपने स्तर का मानता था, फिलहाल अपनी जिज्ञासा को दबा दिया। हम अलुकार्ड की ओर अपनी आंखें घुमाने से पहले अलेक्जेंडर ने उनमें से प्रत्येक को देखा। उनकी नजर में वह अहंकारपूर्वक उनकी जांच कर रहा था, लेकिन अपने मन में, लाइट्सवेल वाह प्रशिक्षक हूँ? क्या यह आदमी बहुत तेजी से अपनी स्थिति में आ गया है, या वह अभी मुझसे झूठ बोल रहा है? वह जो जानता था उसके अनुसार अलुकार्ड अपने दावे से कहीं अधिक लंबे समय तक हिडन डेथ वैली का नेता रहा था, लेकिन वह बात से परे था। ओह रुको, शायद वह यहाँ अवतार के रूप में है? तार्किक रूप से इसका अर्थ कहीं अधिक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, आप मुझे अलेक्जेंडर कह सकते हैं, और यह कोई समस्या नहीं है। मैं बस वहां से गुजर रहा था। उसके शब्द थोड़े तनावपूर्ण थे, मुख्य रूप से यह महसूस करने की शर्मिंदगी के कारण कि जब वे उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे तो वह सोच में डूब गया था, लेकिन फिर वह मुद्दे से परे था। बेंडर, अलेक्जेंडर, अगर मैं असभ्य लगूं तो माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने आपका नाम पहले नहीं सुना है। क्या आप शायद किसी अलग डोमेन से हैं? जैसा कि अपेक्षित था, अलुकार्ड को अपनी उत्पत्ति और ताकत पर संदेह था। तथ्य यह है कि उन्होंने हिडन डेथ वैली शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यह भी काफी संदिग्ध था, क्योंकि उनकी अकादमी की प्रतिष्ठा उनसे पहले से कहीं अधिक थी। आपकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भले ही मैं एक अलग डोमेन से होता तो भी आप मुझे जानते होंगे, नहीं? अलेक्जेंडर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं मेरी जांच करने का आपका कारण समझता हूं, लेकिन यह वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं सिर्फ अपना नाम छिपाकर रखना पसंद करता हूं। शायद आपने लॉन्ग चेन का नाम सुना है। हमेशा की तरह डेमियन ने कवर के रूप में अपने भरोसेमंद दोस्त का नाम इस्तेमाल किया, जिसे उसने काफी समय से नहीं देखा था। वह आयामी लीडर बोर्ड से बच नहीं सका। यदि वह तेजी से मजबूत होना चाहता था तो इसके मिस्टिक रियलम्स और चैलेंज गेट्स सही अवसर थे। किसी के लिए लीडर बोर्ड पर अपने असली नाम के बजाय शीर्षक के रूप में पंजीकृत होना पूरी तरह से संभव था, जैसे कि सेंट किंग था, लेकिन 99.99% लोगों ने ऐसा नहीं किया। एक के लिए डायमेंशनल लीडर बोर्ड किसी के नाम को सार्वभौमिक पैमाने पर मान्यता दिलाने का एक तरीका था, जो ज्यादातर मामलों में कई रास्तों को रास्ता देगा जो अन्यथा स्थिति या प्रतिष्ठा के बिना किसी के लिए असंभव होगा। दूसरे, यह सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था कि क्या किसी की उपलब्धियां वास्तव में उनकी थीं, अगर उन्हें गलत नाम के तहत पंजीकृत किया गया था, क्योंकि डायमेंशनल लीडर बोर्ड के पास किसी भी प्रकार की खाता प्रणाली नहीं थी। और तीसरा, सबसे मजेदार कारण यह था कि खुद को एक उपाधि देना काफी शर्मनाक था। लाइट नोवेल, व्यक्तिगत रूप से बनाई गई उपाधि से प्रसिद्धि पाना और एक बार ज्ञात हो जाने पर उस कृत्य की शर्मिंदगी सहने के लिए मजबूर होना ऐसा कुछ नहीं था जो कोई भी करने को तैयार था। कोई कल्पना कर सकता है कि क्या डेमियन को हर नए व्यक्ति को स्वर्ग का क्रोध या दानव भगवान के रूप में अपना परिचय देना होगा, क्योंकि वह खुद को इसी तरह प्रस्तुत करता था जब वह उस शर्मिंदगी का एक संकेत समझने के लिए अज्ञात था। हालांकि अलेक्जेंडर के लिए यह सुविधा की बात थी। उन्होंने किसी शीर्षक जैसी शर्मनाक चीज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक छद्म नाम चुना जिसे वह अपने नाम के रूप में पेश कर सकें। इस तरह, जबकि वह लगातार ऐसी गति से रैंकिंग में चढ़ रहा था जिससे वह अलग नहीं दिख रहा था, उसके पास इस तरह की स्थिति के मामले में अपनी पहचान बनाए रखने का एक तरीका था। ऐसा था भविष्य देखने में सक्षम होने का लाभ। फिर भी एक बार जब लॉन्ग चेन का उल्लेख किया गया तो अलुकार्ड ने अलेक्जेंडर के इरादे को समझा और तुरंत डायमेंशनल लीडर बोर्ड रैंकिंग की जांच की,
और अगले ही पल आश्चर्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह सोचना कि आपके जैसा कोई व्यक्ति था जिस पर इतने लंबे समय तक किसी का ध्यान नहीं गया, उन्होंने कहा। यह जानबूझकर किया गया था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अलेक्जेंडर ने सुस्त स्वर में जवाब दिया। भले ही यह शीर्ष 1000 में एक रैंकिंग है। यदि आप आयु प्रतिबंध से अधिक नहीं होते तो मुझे यकीन है कि अब तक कई लोग इस लॉन्ग चेन को खोज रहे होते। अलेक्जेंडर मुस्कुराया। हाँ, वह बिल्कुल सही योजना थी जिसके साथ वह आया था। उसने रहस्यवादी लोगों पर लगातार छापे मारे और पुरस्कार प्राप्त किए, लेकिन इससे पहले कि वह उस बिंदु पर पहुंचता जहां निगाहें उस पर पड़ती, वह 500 वर्ष से अधिक की आयु पार कर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनका नाम लिगेसी बोर्ड में अंकित था, लेकिन उसी पद के आसपास अनगिनत नामों के बीच यह मुश्किल से दिखाई दे रहा था। मुझे सचमुच उम्मीद है कि हम दोस्त बन सकते हैं, हालांकि ऐसा लगता है कि आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं, अलुकार्ड ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ जारी रखा। वास्तव में मैं अपने आप को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप जानते हैं। यदि यह विषम स्थिति नहीं होती तो आपको अगले कुछ हजार वर्षों तक मेरा कोई संकेत भी नहीं मिलता। यह अजीब तरह से विशिष्ट है। इसे इशारा समझो। एक संकेत। अगर मैंने तुमसे यह कहा तो यह अब एक संकेत नहीं होगा, है ना? जैसे ही दोनों बातचीत कर रहे थे, लूसील और लूसीफेर ने अपनी आंखें खुली रखीं जैसे कि वे इस अजीब आदमी के बारे में हर छोटी जानकारी खोजने की कोशिश कर रहे हों जो वे कर सकते थे। वास्तव में वे अपनी ताकत से कहीं अधिक उम्र के थे, जिसका श्रेय उन्हें दिया जाता था। वे पिछले महान युद्ध के बाद से जीवित थे और उन्होंने इसमें भाग भी लिया था। हालांकि नॉक्स की संभावित वापसी के बारे में संदेह के कारण उन्होंने जानबूझकर अपनी ताकत को दबा दिया और अपने स्तर को बढ़ाने का विकल्प नहीं चुना। क्योंकि अगर नॉक्स वास्तव में वापस आया तो ऐसे मजबूत लोगों की आवश्यकता थी जो अभी भी अग्रिम पंक्ति पर लड़ सकें, डेमिगॉड्स के विपरीत जिन्हें शांत बैठने और अराजकता को देखने के लिए मजबूर किया गया था। उनके लिए अलेक्जेंडर जैसा अस्तित्व पाना अविश्वसनीय रूप से आकर्षक था जिसे वे पढ़ नहीं सकते थे, और डेमियन भी यह जानता था। उनकी जिज्ञासा को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, उन्हें वैसी शख्सियत बनने के लिए कुछ प्रेरणा देने के लिए जैसा वह उनसे बनना चाहते थे, उन्होंने जानबूझकर अपनी आभा को सही मात्रा में रहस्य से ढक दिया। फिर भी वह अपने मनोरंजन के लिए अभिनय कर रहा था। लेकिन अलुकार्ड के साथ उनकी बातचीत अभी भी सार्थक रूप से जारी रही। वह उनका पक्ष लेने में कामयाब रहा, साथ ही यह वादा भी किया कि उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी या जांच नहीं की जाएगी। और बाद में वह उनके शेष अभियान में उनके साथ शामिल होने के लिए सहमत हो गया। आखिरकार जब नॉक्स को नष्ट किया जा रहा था, उसकी उपस्थिति ने एक बहुत बड़ी योजना का संकेत दिया। न केवल भूल भुलैया के मालिक के संबंध में, बल्कि ब्रह्मांड की सीमा के भीतर बनाए जा रहे एक संभावित प्रयोगात्मक नॉक्स बल के बारे में भी। चाहे कुछ भी हो, इसे ढूंढने और नष्ट करने की जरूरत है। इतनी बात पर डेमियन भी सहमत हो गए। हालांकि वह उतना चिंतित नहीं था, क्योंकि जहां वर्तमान युग में यह एक समस्या थी, वहीं भविष्य में यह बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थी। या ये था। अध्याय 1327 अवतार 8। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने कुछ ऐसा ही देखा जब उनके मुख्य शरीर ने पहली बार वास्तविकता की पेंटिंग देखी। ब्लडलॉक कबीले के कार्य। अमर रक्त असुर उस समय तक चला गया था, लेकिन जबरन बुलाए जाने से पहले उसने रक्त असुर पवित्र भूमि के अधिकांश हिस्से को भ्रष्ट और गुलाम बना लिया था, इसलिए योजना उसकी उपस्थिति के बिना ही पूरी की गई थी। कृत्रिम नॉक्स सेना बनाने के लिए जिन अनगिनत निर्दोषों की बलि दी गई,
उन्हें अंततः रिहा कर दिया गया, और जबकि एलिसिया ब्लडलॉक से प्राप्त जानकारी के कारण ब्रह्मांड इसके लिए कुछ हद तक तैयार था, उन्होंने इसके पैमाने को गंभीर रूप से कम करके आंका। कम से कम उनकी संख्या अरबों में थी। यदि असफल परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाए तो उनके निर्माण के लिए सैकड़ों अरबों का बलिदान दिया गया। उन कृत्रिम नॉक्स ने बड़ी समस्याएं पैदा की और उन्हें केवल कई दर्जन सार्वभौमिक प्रभावों के संयुक्त प्रयास के साथ साथ बहुत समय के प्रयास से ही निपटाया जा सका। उनकी हार की प्रक्रिया अप्रासंगिक थी, क्योंकि अलेक्जेंडर अंततः भविष्य में उनके द्वारा होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हस्तक्षेप करेगा, लेकिन अनुसंधान स्वयं। क्या इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से नहीं हुई होगी? सबसे पहले उन्हें नॉक्स की शारीरिक रचना, भौतिक गुण, ईथर गुण और लक्षणों को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता थी। अगला कदम उन गुणों को मनुष्यों में स्थानांतरित करने के लिए अनगिनत प्रयोग करना था, जैसे कि मानव डोमेन और ईडन में क्या किया जा रहा था। और एक बार जब उन्हें अपने सूत्र में कुछ सफलता मिली तो वे इसे अवधारणा चरण से बाहर ले जा सकते थे और इसका उपयोग कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने रक्त असुर पवित्र भूमि में किया था। यदि यह उस प्रक्रिया का पहला कदम था, यदि इस शोधकर्ता और कई अन्य लोगों के नोट्स उस विनाश के माध्यम से बच गए जो वर्तमान में चल रहे थे और अन्य लोगों द्वारा पाए गए जो अपने उद्देश्य में सफल होना चाहते थे, क्या अब उन निष्कर्षों को मिटा देने से योजना शुरू होने से पहले ही खत्म नहीं हो जाएगी? यह डेमियन का विचार था जब उसने अलेक्जेंडर को भूल भुलिया के मालिक को खोजने और मारने के लिए अलुकार्ड समूह के साथ यात्रा करते हुए देखा था। यह काफी दिलचस्प यात्रा थी और सिकंदर ने अधीनता में एक बड़ी भूमिका निभाई, जिससे उसे समूह के लोगों से अधिक समर्थन मिला। हालांकि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। परिणाम बहुत गंभीर थे। ऐसी किसी चीज का तितली प्रभाव न केवल भविष्य को थोड़ा बदल देगा, बल्कि इसके प्रक्षेप पथ को पूरी तरह से बदल देगा। यहाँ तक कि डेमियन की यात्रा भी बाधित हो जाएगी, और अगर उसने उन घटनाओं को बदल दिया जो उसे उसकी वर्तमान ताकत देती हैं, तो इससे बड़ी तस्वीर को नुकसान होगा। यह एक अजीब, बेचैन करने वाला एहसास था। भविष्य में बड़ी संख्या में लोगों को बचाने के लिए उन्हें अनगिनत खरबों या उससे भी अधिक जिंदगियों का बलिदान देना पड़ा। इससे उन्हें समझ आया कि संत सम्राट किस दौर से गुजरे थे, क्योंकि इस समय चाहे वह कितना भी नेक महसूस कर रहा हो, चाहे वह कितना भी मामूली कदम उठाना चाहता हो और इस प्रक्रिया में उन सभी लोगों की जान बचाना चाहता हो, वह ऐसा नहीं कर सका। यह सिर्फ एक आदर्श भविष्य की योजना नहीं थी, यह जिम्मेदारी का मामला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन डेमियन को कायम रखने की शपथ थी, एक शपथ कि वह आने वाली पीढ़ियों को सहने वाली पीड़ा का अंत करेगा। जब तक वह पूरी तरह से गारंटी नहीं ले लेता कि उसके कार्यों से यह लक्ष्य खतरे में नहीं पड़ेगा, तब तक वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था जो इसे प्रभावित कर सके। इसलिए यह जानते हुए भी कि उनके वशीकरण से समस्या की जड़ खत्म नहीं होती, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सम्मान के प्रदर्शन के रूप में उनके संचार ताबीज लेने के बाद समूह को अलविदा कहा और किसी एक व्यक्ति से आगे निकलने वाले अंत की ओर बढ़ने के लिए चले गए। क्या मुझे अपना हस्तक्षेप शांत करना चाहिए? यह एक अच्छा विचार था। जब तक उसने कोई ऐसी घटना नहीं देखी जो उसके भविष्य की योजना को पूरी तरह से बदल देगी, डेमियन आगे नहीं बढ़ेगा, कम से कम अधिकांश भाग के लिए। हालांकि उससे पहले वह एक और चीज करना चाहता था। गुप्त रूप से, छाया के पर्दे में, उन्होंने एक उद्देश्य के लिए ब्रह्मांड की यात्रा की। और वो, खैर, यह स्वार्थी था। मैंने सोचा था कि मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन जैसा मैंने सोचा था, यह कष्टप्रद है। वह इस समय एक ऐसे युग में था जहां आयरिस को अनगिनत चीजों से दबाया जा रहा था और मानव त्वचा में वासनापूर्ण राक्षसों द्वारा लक्षित किया जा रहा था। लाइट नोवेल
उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी कि क्या वह जानती थी कि वह क्या कर रहा है, क्योंकि उसने पहली बार में पहचान के लिए ऐसा नहीं किया था। वह बस उन कमीनों को पीटकर कुछ गुस्सा निकालना चाहता था जो अपनी जगह नहीं जानते थे। उस कार्य में कई वर्ष व्यतीत हो गए। अलेक्जेंडर ने विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बनाया जो अपने वासनापूर्ण इरादों को बढ़ावा देने के लिए उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे, और यह सुनिश्चित किया कि वे भविष्य में कभी भी उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे या आयरिस के बारे में विचार भी नहीं करेंगे। बाकी जो लोग सोचते थे कि वे उसका ध्यान खींचने के लिए नीच योजनाओं का उपयोग कर रहे थे, वे सभी पहले से ही देवता थे, इसलिए उनके पास उनके पीछे जाने की क्षमता नहीं थी, जो एक ही समय में भाग्यशाली और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों था। लेकिन यह ठीक था। उसके कदम हल्के लग रहे थे क्योंकि उसने उन बेखबर पीड़ितों से अपना मामूली बदला पूरा कर लिया था, और बिना किसी प्रकार के भारी मन के उसने खुद को ब्रह्मांड से दूर दैवीय क्षेत्र के एक एकांत कोने में एक मृत तारे पर छिपा दिया, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। कोलाहलपूर्ण सिकंदर ने अगले कई हजार साल इसी तरह बिताए। उन्होंने कभी कभार ही अपने सितारे की परिधि को छोड़ा जब मुख्य निकाय ने समयरेखा में वास्तविकता परिवर्तनकारी परिवर्तन देखा, और उन्होंने उन लोगों की मदद की जिन्हें भविष्य के लाभ के लिए उचित रूप से विकसित होने की आवश्यकता थी। उसने अपने कार्यों के कारण कुछ प्रतिष्ठा अर्जित की, लेकिन उस समय के अलावा जब वह अलुकार्ड और बाकी लोगों से मिला, उसने कभी भी अपना नाम प्रकट नहीं किया, चाहे वह उसका असली नाम हो या उसका उपनाम। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए यह अलेक्जेंडर डेमियन वॉयड के अवतार की प्रतिष्ठा से अधिक रहस्यमय छिपे हुए विशेषज्ञ की प्रतिष्ठा थी। फिर भी ब्रह्मांड में सक्रिय रहना बंद करने के बाद भी उनके पास लगभग 4000 वर्ष शेष थे। रोशनी वेलवेल उसे इस समय को बिताने का एक तरीका खोजना था, क्योंकि डेमियन के रूप में भी उसने अपने शरीर के साथ हजारों वर्षों का अनुभव कभी नहीं किया था। हालांकि उनकी आत्मा में अंकित 1 अरब वर्षों से अधिक की यादों के अनुभव ने निश्चित रूप से मदद की। समय के प्रति उनकी धारणा धुंधली हो गई। हर कुछ 100 साल उसे केवल 3 या 4 साल के समान लगते थे, और जैसे जैसे वह निरंतर प्रशिक्षण की अवधि में डूबता गया, उसकी धारणा और भी धुंधली होती गई। उन्होंने अग्नि नियमों पर नियंत्रण प्राप्त किया और आत्मीयता को अपनी आत्मा के टुकड़े में उकेरा। उन्होंने अमरता तोड़ने की तकनीक का अभ्यास किया, जैसा कि उन्होंने इसे कहा था, पूर्णता के लिए, और समर्थन के रूप में अपने मुख्य शरीर का उपयोग करते हुए अपनी स्वयं की जटिल दिव्यता का अध्ययन किया, जब तक कि उन्हें टूटने का कोई रास्ता नहीं मिल गया। यह एक पागलपन भरी प्रशिक्षण पद्धति थी। किस प्रकार का समझदार व्यक्ति कभी अपनी स्वयं की दिव्यता को तोड़ने का प्रयोग करने के बारे में सोचेगा? लेकिन डेमियन के लिए यह कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका था। उनकी दिव्यता में एक ऐसी संरचना थी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यदि वह अपना खुद का तोड़ सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि किसी और को मौका नहीं मिल सकता? यही उनके शोध का आधार था, लेकिन वास्तव में उन्हें अपनी दिव्यता को खंडित करने का कोई रास्ता नहीं मिला। या यूं कहें कि अभी तक उस पद्धति तक उसकी पहुंच नहीं थी। शायद एक बार जब उसने वास्तव में शून्य को नियंत्रित कर लिया तो यह संभव हो जाएगा, लेकिन उस बिंदु पर क्या दिव्यता की अवधारणा भी मायने रखेगी? फिर भी वह बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया। वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां देवत्व भी एक अवधारणा मात्र थी जिसकी उसे पूरी समझ थी, और सूक्ष्मता से, जबकि उसका अवतार अतीत में विकसित हुआ, उसका मुख्य शरीर शून्य में अस्तित्व के करीब पहुंच गया। देवता न होते हुए भी सिकंदर अब किसी भी सर्वोच्च से कहीं अधिक शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम था। यह अभी भी अज्ञात था कि क्या कोई अवतार अपने अहंकार के बिना उस सीमा को पार कर सकता है, लेकिन डेमियन फिर भी कोशिश करना चाहता था।
जब वह स्वर्गीय दुनिया में गया तो 2 दिव्य शरीर रखना एक पूर्ण धोखा कोड होगा। लेकिन फिलहाल अलेक्जेंडर को डेमिगॉड बनाना काफी असुविधाजनक था, इसलिए उसने प्रयास करना बंद कर दिया। सिकंदर का क्षण आ गया। युद्ध पूरे जोरों पर था और डेमियन वॉयड के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति अंततः अस्तित्व में आ गया था। उनकी यात्रा बिना किसी ज्ञान के जारी रही कि उनका एक दूसरा संस्करण दूर की दुनिया में छिपा हुआ था और अंततः उन्हें नो रिटर्न पास में जाना पड़ा और ब्रह्मांड को अपने भाग्यशाली नायक के बिना छोड़ना पड़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चीजें खराब न हों। बेहद गलत। जजमेंट ऑर्डर ने खून से लथपथ जंगल में अपना अभियान शुरू किया और जैसे ही उन्होंने कमांडर हुओ जैसे देवता से सहायता प्राप्त करने की उम्मीद में सम्मन चक्र को सक्रिय किया। यह समय है। अलेक्जेंडर ने एक अलग दुनिया में अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने मुख्य निकाय की क्षमताओं के माध्यम से अंतरिक्ष के नियमों का उपयोग किया और धमाके के साथ अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। 5000 वर्ष बीत गए। अब ब्रह्मांड को बचाने की बारी उसकी थी। अध्याय 1328 अवतार 9। शर्म की बात थी। हाँ, यह एक ऐसी घटना थी जहां निर्णय आदेश व्यावहारिक रूप से ध्वस्त हो जाना चाहिए था, जिससे 4 से अधिक सदस्य जीवित नहीं बचेंगे। और हाँ, अलेक्जेंडर के हस्तक्षेप ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उनमें से अधिकांश जीवित रहें। हालांकि वह सभी को नहीं बचा सका। कार्यकारण के नियमों ने उन्हें एक संपूर्ण समयरेखा बनाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि ऐसी समयरेखा वास्तविकता के किसी भी अंश के बिना एक नीरस अस्तित्व से अधिक कुछ नहीं होगी। इसलिए सिकंदर अपनी इच्छानुसार हस्तक्षेप नहीं कर सका। उसे उस सिग्नल का इंतजार करना पड़ा। वह क्षण जब रोज ने सरणी को सक्रिय किया और एक सहायक को बुलाया। जिस व्यक्ति को मूल रूप से वह स्थान लेना था वह जरा भी विश्वसनीय नहीं था। वह डेराफिल नामक एंजेल रेस का सदस्य था, जिसकी ब्रह्मांड में ज्यादा उपस्थिति नहीं थी। वह एक कायर था और जब वह हंस को हराने में कामयाब रहा तो उसने हाउंड लॉर्ड के साथ कुछ नहीं किया, जिसके कारण प्राचीन युद्ध क्षेत्र खुलने से पहले ब्रह्मांड के भीतर कई और लोग हताहत हुए। डेराफिल ने भी अपने काम के लिए जबरदस्ती मुआवजे की मांग की, जिसने उस माहौल में जजमेंट ऑर्डर और स्वर्गीय कबीले के बीच एक और हानिकारक कदम पैदा कर दिया। जब यह विचार किया गया कि वह भी मुश्किल से उन्हें बचाने में सक्षम था और लड़ाई की संपार्श्विक क्षति के कारण उनमें से कई को मार डाला, तो उसकी उपस्थिति वास्तव में किसी भी अन्य चीज से अधिक दुर्भाग्य थी। इसलिए यह अच्छा था कि अलेक्जेंडर ने हस्तक्षेप किया, भले ही वह ज़ुयू और अन्य को नहीं बचा सका। जैसे ही उसे उस विशिष्ट स्थानिक अशांति का आभास हुआ, उसने खुद को पोर्टल से जोड़ने के लिए मुख्य निकाय की क्षमताओं का उपयोग किया। उनका शरीर ईएन में प्रकट हुआ। चारों ओर देखते हुए वह मुस्कुराया, क्योंकि उसने उन चेहरों को देखा जिन्हें उसने इतने लंबे समय से नहीं देखा था, लेकिन वह यह भी अच्छी तरह से जानता था कि उनकी नज़र में वह डेमियन वॉयड नहीं था। वह रोज के चेहरे पर चिंता आसानी से देख सकता था। यह कल्पना करना कठिन नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने अपनी आवाज में कोमल भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए उसके संदेहों का उत्तर देते हुए कहा। मैंने बस थोड़ी देर के लिए नियंत्रण कर लिया। मुझे नहीं पता कि आपका मूल लक्ष्य कौन था, लेकिन फिर भी मैं उनसे बेहतर हूं। आखिरकार वह संभावित भविष्य अब अस्तित्व में नहीं है। कौन? अंततः हंस ने उसकी आवाज पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और जजमेंट ऑर्डर को उनके आश्चर्य से बाहर निकाला। मैं कौन हूं? अलेक्जेंडर ने दोहराया। फॉर्मेशन की रोशनी पागलों की तरह घूमती रही और बेस कैंप के बिल्कुल केंद्र में केंद्रित हो गई, जहां नॉक्स का सम्मन फॉर्मेशन स्थित था। क्या उसने अभी तुम्हें नहीं बताया? उसकी छाया भीड़ के सामने प्रकट होने लगी। वह बेतहाशा मुस्कुराया,
उसकी नजर हंस पर टिकी। यह आवश्यक था, क्योंकि अगर उसके पास इस तरह की अभिव्यक्ति नहीं होती तो वह अपनी आंखों में पूर्ण क्रोध को छिपाने में सक्षम नहीं होता। भले ही उसे पहले से स्थिति का विवरण पता था या नहीं, वह वास्तव में अपने लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होते हुए नहीं देख सकता था। मेरी मौत होने वाली है। उसने अपना पैर जमीन में दबाया और अपनी पूरी ताकत से आगे की ओर शॉट लगाया। उसने अपने बल को नियंत्रित किया ताकि वह आदमी तुरंत न मरे, लेकिन वह भी उस चीज से कहीं अधिक बड़ा था जिसे एक साधारण हंस समझ सकता था या जिसके विरुद्ध लड़ सकता था। बूम! कई दसियों किलोमीटर दूर से भयानक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हवा में धूल का गुबार छा गया। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं वास्तव में उनका उत्तर नहीं दे सकता, इसलिए। सिकंदर ने न्याय आदेश की ओर लौटने से पहले उस ओर देखा जहां हंस को फेंका गया था। उनमें से अधिकांश के अंग गायब थे। उस बहुमत की संख्या जमीन पर पड़ी लाशों से कहीं ज्यादा थी, और खून उनके पूरे शरीर को रंग रहा है। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मैं उस आदमी को वह सब कुछ अनुभव कराने जा रहा हूं जो उसने तुम्हारे साथ किया। टकराना। वह जितनी जल्दी हो सके चीजों को खत्म करने का लक्ष्य रख रहा था, लेकिन वह निश्चित रूप से इस नॉक्स को पीड़ित करने जा रहा था। वह कुछ ही नैनोसेकंड में हंस तक पहुंच गया, और उसी वृद्धि के अगले कुछ समय के भीतर उसने सैकड़ों और हजारों बार मुक्का मारा, नॉक्स के शरीर की हर हड्डी, मांसपेशियों और स्नायुबंधन को निशाना बनाया और उनमें से प्रत्येक को धूल में मिला दिया। मुझे उसे उन्हें दे देना चाहिए, नहीं। बदला भले ही कितना भी अच्छा क्यों न दिया गया हो, लेकिन इसे अपने हाथों से प्राप्त करना कहीं अधिक संतुष्टिदायक था। 1 मिनट के भीतर जजमेंट ऑर्डर से पहले क्षेत्र में कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब धूल साफ हुई तो उस चीज की पहचान स्पष्ट हो गई। टकराना। ठीक है, अब इतना कुछ नहीं। अलेक्जेंडर हंस के कुचले हुए शरीर के ऊपर इतनी ताकत से गिरा कि उसके प्रभाव से जमीन में कई 100 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। वह और हंस उस छेद के अंधेरे में गायब हो गए, लेकिन उनकी लड़ाई की आवाजें इतनी स्पष्ट रूप से गूंज रही थीं कि यह एक चमत्कार था कि वे ध्वनि का प्रक्षेपण नहीं कर रहे थे। बूम, बूम, बूम। आर्ग। टकराना। रुकना। टकराना। यह। टकराना। अब। बूम। इयन के आकाश में एक काला धब्बा छाया हुआ था। उसके तुरंत बाद एक लाल धब्बा आ रहा था। टकराना। हंस के शरीर को फिर से जमीन पर पटक दिया गया और अलेक्जेंडर एक बार फिर उसके पीछे पीछे चला गया। हालांकि इस बार उन्होंने इतना शक्तिशाली कदम नहीं उठाया। वह हंस के बगल में उतरा और अपना हाथ बाहर कर दिया। टकराना। 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 हंस के चारों हाथ पैर उसके शरीर से अलग हो गए। यह एक ऐसी चोट थी जिसे नॉक्स रीजेनरेशन भी ठीक नहीं कर सका। उसने बस इसी क्षण के लिए अभ्यास किया, क्या आप जानते हैं? इसलिए पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अलेक्जेंडर ने जजमेंट ऑर्डर समूह के चारों ओर देखा। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहते थे? उनके शब्दों से वे तुरंत कार्रवाई के लिए प्रेरित हुए। जैसा कि अलेक्जेंडर और कुछ अन्य लोगों ने देखा, निर्णय आदेश का अधिकांश हिस्सा हंस को यातना देने और उसे सबसे धीमी, क्रूरतम मौत देने के लिए गया जिसकी कल्पना की जा सकती थी। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, रोज ने अलेक्जेंडर को उसके विचारों से बाहर निकालते हुए कहा। हम उसके लिए यहाँ आए हैं। उसकी नजर शिविर के बिल्कुल पीछे तंबू पर गई, जो पिछली झड़प के बाद बचा एकमात्र क्षेत्र था। वह लड़का, उसने कहा।
क्या आपको नहीं लगता कि कोई कारण है कि उसने कभी अपना तंबू नहीं छोड़ा? स्थिति की गंभीरता के कारण वह मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसकी आंखों में खुशी छिप नहीं सकी। यहाँ आओ। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और तंबू से एक आकृति उड़ती हुई बाहर आई। अपना परिचय दें। उसने एक आदमी का गला पकड़ लिया। उस आदमी का सिर कुत्ते का और मजबूत कांस्य शरीर फिरौन का था। उनसे दिव्यता की आभा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी, लेकिन वह इतना कमजोर क्यों लग रहा था? आप क्या? हाउंड लॉर्ड, जिसकी प्रतिष्ठा जनता को भयभीत करने में उससे पहले थी, ने लगभग रोते हुए स्वर में पूछा। मैं कौन हूं? एलेक्जेंडर ने कूल दिखने के मौके पर पूरा नियंत्रण रखते हुए फिर से कहा। कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसा करता हूं, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि अलेक्जेंडर मेरा अवतार है, मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे खुद को दोहराने का मन नहीं है, लेकिन आप बात समझ गए हैं। बस चुप रहो और मर जाओ। आप नहीं कर सकते। ओह, लेकिन मैं कर सकता हूं। एलेक्जेंडर ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली, हंस की कुछ क्षण पहले की हरकत को प्रतिबिंबित करते हुए। टकरा जाना। शिविर में जो आवाज गूंज रही थी वह अपेक्षित नहीं थी। यह कांच के टूटने जैसा था। 4000 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद न केवल पुनर्जनन या अमरता, बल्कि दिव्यता का सार भी उसकी शक्ति से नष्ट हो सकता है। यह काफी उपयोगी कौशल है, अलेक्जेंडर ने लापरवाही से कहा। आप उत्सुक होंगे। ठीक है, यह कुछ खास नहीं है। मैंने तो बस उसकी दिव्यता को खंडित कर दिया है। अंत में वह खुद को शांत दिखने की कोशिश करने से नहीं रोक सका। हंस मरा नहीं था, लेकिन हो सकता था कि मर गया हो। उनकी मृत्यु केवल तब की बात थी जब न्याय आदेश उनके प्रतिशोध को लागू करने के लिए समाप्त हो गया था। जहां तक हाउंड लॉर्ड की बात है, उसका शरीर झुर्रीदार और सिकुड़ गया था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसने दशकों से ठीक से भोजन नहीं किया था। अलेक्जेंडर ने अपना काम शानदार ढंग से किया था और आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकलने का समय आ गया था। निर्णय आदेश में अभी भी उसके खिलाफ बहुत सारे संदेह थे, और जबकि उसकी पत्नियों को उससे इतने संदेहपूर्ण तरीके से सवाल करते देखना निश्चित रूप से दर्दनाक था, इससे कोई मदद नहीं मिल सकती थी। वह अभी अपनी पहचान उजागर नहीं कर सका। इसलिए जब उन्होंने उसके इरादों को समझने की कोशिश की, तो वह केवल एक ही बात कह सका। ठीक है, मान लीजिए कि जजमेंट ऑर्डर का सबसे बड़ा प्रशंसक अपना अभिवादन भेजता है। वह मुस्कुराया और इससे पहले कि कोई दूसरा प्रश्न पूछ पाता, वह गायब हो गया। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी था। अध्याय 1329 अवतार 10। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, सिकंदर ने सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में खुद को दिखाना जारी रखा। वह जजमेंट ऑर्डर को एक बार फिर से बचाने के लिए बीस्ट एम्परर स्टार पर दिखाई दिया, तियान यांग और गोल्डन ड्रैगन सम्राट की दिव्यताओं को ठीक करने के लिए अस्तित्व पर अपनी शक्ति का उपयोग किया, और भी बहुत कुछ। वह केवल न्याय आदेश के बारे में चिंतित नहीं रह सकता था। उन्होंने फॉलन स्टार होली लैंड को बचाया और उसी घटना में एटिकस और आयशिया को बचाया। वह दैवीय क्षेत्र के केंद्र में गया और लक्जरियन की रक्षा में सहायता की, अधिकांश प्रमुख खतरों का ख्याल रखा जो इसके पतन का कारण बने। उन्होंने जजमेंट ऑर्डर को 3 बार और बचाया, और जबकि उनके मुख्य खिलाड़ियों में से कोई भी परेशानी में नहीं था, उन्होंने बड़ी संख्या में निचले स्तर के सदस्यों को बचाने में कामयाबी हासिल की। इस प्रक्रिया में उसे कुछ दिलचस्प पता चला। उनमें जानवर नाम का एक आदमी था। वह हमेशा एक मुखौटा पहनता था, और समय के साथ उसने अपने साथियों का विश्वास हासिल कर लिया। फिर भी वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पहचान उनमें से कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जब अलेक्जेंडर ने उसे बचाया,
तो ऐसी स्थिति थी कि वह मुखौटा फट गया था। इसके नीचे जो था वह एक क्षतविक्षत और लगभग घृणित चेहरा था जिसने अनगिनत यातनाएं और भयावहताएं सहन की थीं। फिर भी यह अभी भी एक चेहरा था जिसे डेमियन ने पहचाना था, एक चेहरा जो उसके दिमाग की सबसे गहरी गहराई से निकला था। यह एथन था, जो एपीरॉन पर उसका पहला दोस्त था। उसकी यादें पढ़ने के बाद उसने देखा कि डेमियन के जाने के बाद एथन का जीवन कितना दुखद था। सत्ता के लिए उसकी प्यास ने उसे एपिरॉन को पीछे छोड़ने और बड़े क्षितिज की तलाश करने के लिए प्रेरित किया, और जब वह लगभग एक दशक तक ठीक से बढ़ रहा था तो वह बड़े दुर्भाग्य में भाग गया और एक दुष्ट संप्रदाय द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। वहां उसने एक गुलाम से भी बदतर व्यवहार सहा, ऐसा व्यवहार जिसकी तुलना केवल इस बात से की जा सकती है कि दुश्मन सेना द्वारा संप्रदाय को खत्म करने से पहले नॉक्स ने कई वर्षों तक हसन को कैसे संभाला था। जब वह उस परिस्थिति से बच गया तो उसे अकेले ब्रह्मांड की यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। धीरे धीरे उसकी मानवता वापस आ गई क्योंकि युद्ध भयंकर हो गया था। और जब जजमेंट ऑर्डर को युवा पीढ़ी के सदस्यों के लिए एक अभयारण्य के रूप में बनाया गया तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें शामिल हो गए। जब उन्होंने उनके बीच उन परिचित चेहरों को देखा तो उन्हें और भी अधिक घर जैसा महसूस हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह एक दुखद कहानी थी, लेकिन सौभाग्य से उसे अपने घर का रास्ता मिल गया था। यहाँ से सब कुछ बेहतर ही होगा, खासकर अब जब डेमियन को अपनी पहचान पता चल गई है। स्वाभाविक रूप से डेमियन ने एथन को सुरक्षा में भेजने से पहले उसके चेहरे पर घावों और घावों को ठीक किया, और जब वह उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वे फिर से आमने सामने मिलेंगे तो वह अपने कर्तव्यों पर लौट आया। उन्होंने निर्मित कृत्रिम नॉक्स बल ब्लड असुर पवित्र भूमि को वश में करने और पवित्र भूमि के उन्मूलन में भाग लिया, जिसके बाद उन्होंने किंग टैन और हुओ फैंग को उनके कारावास से मुक्त कर दिया और उन्हें योंग एन में ले गए और ब्रह्मांड को जारी रखने में मदद करना जारी रखा। सही रास्ता। यहाँ तक कि टेफिट की मृत्यु को भी रोक दिया गया और उसे और बाई युक्सुआन को ठीक होने के लिए अभयारण्य में लौटा दिया गया। हालांकि डेमियन कोई भगवान नहीं था, वह सभी को नहीं बचा सका। लूसीफेर अभी भी मर गया। जैसे वर्षों पहले लूसिएल ने भूल भुलिया में उसकी रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, लूसीफेर इस बार उसके सामने खड़ा था और उसने उस हमले को झेला जिससे उसकी मौत हो सकती थी। उसने अपना जीवन उस व्यक्ति के लिए खो दिया जिसे वह अपने से कहीं बेहतर मानता था, और जबकि डेमियन उस भाग्य को बदलना चाहता था, उसने पाया कि अलेक्जेंडर का हस्तक्षेप भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। प्रिसिला एडिलेयर के साथ भी ऐसा ही था। उसके अंतिम क्षणों के दौरान सीखी गई सच्चाइयों के अनुसार वह और रोज वास्तव में एक ही वंश के थे और दानव सीलिंग पेंथियन को हमेशा रक्त उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जाना था। बस यह मान लिया गया कि इस दुनिया में कोई रक्त उत्तराधिकारी नहीं बचा है। पेंटिहोन की निरंतरता और रोज की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली घटना के लिए अलेक्जेंडर के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बिल्कुल शाब्दिक रूप से भी। मानो किसी भी तरह, आकार या रूप में उसके हस्तक्षेप को रोकने के लिए भाग्य ने कृत्रिम नॉक्स विनाश की घटनाओं को उस घटना के साथ ही घटित होने के लिए मजबूर किया, और वह अपना ध्यान उस छापे से नहीं हटा सका क्योंकि यह था चीजों की भव्य योजना में कहीं अधिक अभिन्न। पोंटियस फिर भी मर गया, और जबकि कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, युद्ध में एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका नाम थाडियस चर्च था। वह प्लेग लॉर्ड का बेटा था, लेकिन वह अपने पिता से अलग था। एक दशक से अधिक समय तक आलिया के साथ ब्रह्मांड की यात्रा करने के बाद उसने खुद को उन चीजों को महसूस करते हुए पाया जिनके बारे में उसे पता भी नहीं था। वह उस महिला से प्यार करता था, दुश्मनों के बीच एक असंभव प्यार जिसे अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।
और भाग्य भी उनका विरोध करता नजर आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। थेडियस के विश्वासघात के कारण उन्हें नॉक्स द्वारा लगातार निशाना बनाया गया था और उन हमलों में से एक के दौरान उसे उस महिला की खातिर खुद को बलिदान करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे वह प्यार करता था। यह एक दुखद कहानी थी, एक ऐसे प्यार की कहानी जो कभी साकार नहीं हो सका। यह एक ऐसी कहानी थी जो पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत रिश्तों में प्रतिबिंबित हुई थी और हालांकि अधिकांश लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसे हमेशा एकमात्र व्यक्ति द्वारा याद किया जाएगा जो मायने रखता था। युद्ध कोई अच्छी बात नहीं थी। यह एक स्पष्ट तथ्य था, लेकिन इसका उल्लेख तो करना ही था। ऐसी जगह जहां सम्मान और उपलब्धियों की प्रशंसा की जाती थी और युद्ध को इन चीजों को जल्दी से प्राप्त करने के स्थान के रूप में देखा जाता था, अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता था कि योद्धा इस अवधारणा को देखने वाले गुलाबी चश्मे के पीछे कितनी पीड़ा छिपी हुई थी। आम लोग नरक से गुजरे और व्यक्तिगत स्तर पर सम्मान की तुलना में पीड़ा कहीं अधिक प्रचलित थी। कोई बचाए गए जीवन या धार्मिकता के बारे में बात कर सकता है, लेकिन यह कभी भी त्रासदी से अधिक नहीं हो सकता। डेमियन भी यह जानता था। यह वह बोझ था जो उसने उठाया था और वह इससे पीछे नहीं हटे। हालांकि थाडियस की मृत्यु किसी और ने नहीं देखी, फिर भी उसने देखी। वह आलिया को न्याय आदेश तक ले गया ताकि उसे स्वस्थ रहने के लिए गर्मजोशी मिल सके। उन्होंने वास्तविकता से परे अपनी जगह से आम लोगों की पीड़ा को देखा। उन्होंने उन योद्धाओं को देखा जो अपने पीछे अपने परिवारों की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करते थे और जीवित बचे थे, और उन्होंने वे सभी दृश्य देखे जो किसी और ने कभी नहीं देखे होंगे। इसलिए जो लोग पीड़ित थे कम से कम एक व्यक्ति द्वारा याद किया जाना। जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों प्राचीन संप्रभु को बताया था, यह एक पर्यवेक्षक का कर्तव्य था। उनकी कहानियों को रिकॉर्ड करने के लिए, चाहे उनका अस्तित्व कितना भी महत्वहीन लगे, वे वास्तव में कभी मिटेंगे नहीं। उन्होंने अलेक्जेंडर के इस्तेमाल में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने खुद को वहां दिखाया जहां उनकी जरूरत थी, लेकिन उन्होंने उन चीजों को बदलने की कोशिश नहीं की जिन्हें बदला नहीं जाना चाहिए था। इसलिए, चूंकि सार्वभौमिक युद्ध को सबसे यथार्थवादी निष्कर्ष तक निर्देशित किया गया था, इसलिए उसके पास करने के लिए केवल 3 चीजें बची थीं, जिनमें से पहली मुलाकात किसी पुराने मित्र से होगी। वह इसी उद्देश्य से रसातल में चला गया। उन्होंने अपने मुख्य निकाय के मार्गदर्शन का पालन किया जो सारी वास्तविकता को बाहरी दृष्टिकोण से देख सकता था, और एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां कोई भी व्यक्ति बिना निमंत्रण के कभी नहीं पहुंच सका था। वहां उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई, यहां तक कि उन्हें खुद को समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, सिकंदर आसपास के क्षेत्र में दिखाई दिया, जिसे देखने वह आया। उसने उसका स्वागत किया। योंग एन अपने चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान के साथ खड़ा था और घोषणा कर रहा था जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि तुम मरे नहीं हो। अध्याय 1330 अवतार 11। आप जानते थे? सिकंदर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह योंग एन के विश्वास के बारे में कम था कि वह जीवित था, क्योंकि उसके अधिकांश अन्य सहयोगियों को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन उसे कैसे पता चला कि अलेक्जेंडर डेमियन था? मुझे कैसे नहीं पता? क्या आप भूल गए कि हम कहाँ हैं? वह डेमियन मुस्कुराया। एबिस निश्चित रूप से एक काल्पनिक शक्ति थी। यदि योंग एन अलेक्जेंडर के शरीर के भीतर उसकी आत्मा के टुकड़े की प्रकृति को पढ़ सकता है, तो इसका मतलब है कि वह एक अवास्तविक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब हम मिले थे तब से आप काफी मजबूत हो गए हैं। यह स्वाभाविक है, हालांकि मेरी वृद्धि की तुलना आपके विकास से थोड़ी भी नहीं की जा सकती। क्या मृत्यु इतनी लाभदायक थी?
आश्चर्य की बात है, हाँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इसके बारे में मजाक न करें। डेमियन ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया। उसे खुशी थी कि उसका दोस्त अब भी ऐसे गंभीर विषय पर इतना व्यंग्यपूर्ण व्यवहार कर सकता है, लेकिन फिर भी वह इसे इससे अधिक याद नहीं रखना चाहता था। उसे एक तरफ रखते हुए योंग एन ने अलेक्जेंडर की अजीब अभिव्यक्ति को देखते हुए जारी रखा, तुम्हारे पास इस बार मुझसे मिलने का कोई कारण होना चाहिए, नहीं? बिल्कुल। वह व्यक्तिगत मुलाकातें करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए एक समय और स्थान था। युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो वह दुनिया में सारा समय आराम करने और उन लोगों के साथ समय बिताने में लगा सकेगा जिन्हें वह प्यार करना भूल गया था। मुझे पता है कि आप पहले ही जजमेंट ऑर्डर से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन मैं इस बार उस बारे में बात करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। योंग एन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह अनपेक्षित था। वह नहीं जानता था कि डेमियन संभवतः और किस बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन संत सम्राट मर चुका है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आपने अभी अभी क्या कहा? मैंने कहा कि संत सम्राट मर गया है। मैंने उसे मार डाला। वाह! मुझे पता है कि यह भ्रमित करने वाला है, लेकिन यह सच है। डेमियन ने लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वर्तमान समय रेखा के अनुसार यह अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र निचले ब्रह्मांड से अलग हो गया था, वह अभी भी इसके बारे में बात कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कारणता को ऐसी किसी चीज से प्रभावित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ उसके कार्य प्राचीन युद्ध क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकते। योंग एन के पास स्वाभाविक रूप से घटना के बारे में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन डेमियन ने उन सवालों से बचने की पूरी कोशिश की जिनका वह जवाब नहीं दे सका। उसे संत सम्राट के प्रति सम्मान प्राप्त हो गया था, क्योंकि वह संत सम्राट के कार्यों को समझता था। हालांकि योंग एन उसका दोस्त था। योंग एन वह व्यक्ति था जिसका जीवन संत सम्राट द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। उसे एक बलिदान के रूप में पाला गया था ताकि डेमियन बढ़ सके, ताकि साजिश आगे बढ़ सके, और जबकि संत सम्राट के पास ऐसा करने का उचित कारण हो सकता था, उसके कार्य थोड़े से भी नहीं थे। योंग एन का परिवार नष्ट हो गया था, और उसका जीवन बचपन से लेकर उस क्षण तक यातनापूर्ण नरक था जब तक उसने दूसरी बार डेमियन का सामना नहीं किया। इसलिए डेमियन को संत सम्राट के बारे में चाहे कैसा भी महसूस हुआ हो, वह इसे जाहिर नहीं होने दे सकता था। संत सम्राट को एक खलनायक के रूप में याद किया जाना था। यही एकमात्र तरीका था जिससे उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती थीं। इससे डेमियन को असहजता महसूस हुई। उसके पास संत सम्राट की सभी यादें थीं, इसलिए वह अच्छी तरह से जानता था कि उस आदमी को कैसा महसूस हुआ था जब उसने योंग एन के साथ जैसा व्यवहार किया था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे उचित ठहराने की कोशिश की। योंग एन और उसके हाथों पीड़ित बाकी लोगों की नज़र में संत सम्राट को छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं था। उसके मन में भरी इन सभी जटिल भावनाओं के साथ बातचीत करना कठिन था, लेकिन डेमियन अंततः इसके अंत तक पहुंच गया। और जब उसने ऐसा किया, तो अंततः वह मुख्य बिंदु तक पहुंचने में सक्षम हो गया। क्या आपको वह दिन याद है जब आपने मुझे उस अभिशाप के बारे में बताया था जिससे आपकी जाति पीड़ित है? उसने कहा। योंग एन ने सिर हिलाया। उसे अच्छी तरह याद था और वह अब भी इसके प्रभाव से पीड़ित था। मैं इसे हटा सकता हूं। ये डेमियन के शब्द थे। मैं उस अभिशाप को दूर कर सकता हूं और तुम्हें आज़ादी दे सकता हूं, इसलिए कृपया उस आज़ादी का उपयोग मेरे लिए करें। मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को अपने साथ स्वर्गीय दुनिया में ले जाऊंगा, और साथ में हम तुम्हारी जाति के दुर्भाग्य के असली कारण के खिलाफ लड़ सकते हैं।
यही उनका लक्ष्य था। अधिकांश भाग के लिए नॉक्स एक दुश्मन सेना थी, लेकिन इस बिंदु पर योंग एन ने उनमें से हर एक को इकट्ठा किया था जो अपने तरीके बदलने के इच्छुक थे। उनके अनुयायी ऐसे लोग थे जिन्हें छुटकारा दिलाया जा सकता था, और डेमियन उक्त मुक्ति में उनकी सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार था। योंग एन स्वाभाविक रूप से उनके सुझाव से आश्चर्यचकित था, लेकिन डेमियन उसका रक्षक था। डेमियन ही वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले उसे मुक्ति का मौका दिया था, और यह कहा जा सकता है कि अब उसके पास जो कुछ भी था वह सब इसी आदमी से आया था। तो क्या कोई सवाल भी था? उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे कि यह पहले से ही तय निष्कर्ष हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं हमारे भविष्य के सहयोग की आशा कर रहा हूं। डेमियन ने उसी मुस्कान के साथ उस हाथ की ओर देखा जैसे उसने उसे हिलाया था। जैसा मैं हूं। डेमियन ने योंग एन के साथ काफी अच्छा समय बिताया। उन दोनों ने कई चीजों के बारे में बात की, और डेमियन को यह समझाने का मौका मिला कि अलक्त्रा की घटनाओं के बाद उसके साथ क्या हुआ। उनकी कहानी रहस्यमयी थी, व्यावहारिक रूप से कल्पना की चीज थी, लेकिन इस तथ्य ने कि यह सब सच था, इसे और भी अविश्वसनीय बना दिया। यहाँ तक कि योंग एन, जिसने जो कुछ भी हुआ उसके बाद डेमियन की ताकत में व्यावहारिक रूप से कट्टर विश्वास विकसित किया था, जब उनकी बातचीत जारी रही तो वह भी चकित था। क्या आप उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं? योंग एन ने अंतः कमरे में हाथी को संबोधित किया, लेकिन डेमियन ने अपना सिर हिला दिया। इस शरीर में नहीं। मुझे डर है कि जब मैं उन्हें देखूंगा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, और मैं उस पुनर्मिलन को आमने सामने देखना पसंद करूंगा। यह किसी भी अन्य चीज से अधिक स्वार्थ का मामला था, लेकिन यह सुरक्षा के लिए भी था। कार्यकारण एक जटिल अवधारणा थी जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता था। डेमियन को नहीं पता था कि अभी उनके जीवन में उसकी उपस्थिति, उसकी सच्ची उपस्थिति, उन पर क्या प्रभाव डालेगी। और किसी भी अन्य चीज से अधिक, क्योंकि वे युद्ध के प्रयास में कितने महत्वपूर्ण थे, वह उनके कार्यों को उस दिशा से बाहर किसी दिशा में प्रभावित नहीं कर सका जो वे स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहे थे। योंग एन ने इसे कुछ हद तक समझा। खैर, उसे उतना ही समझ आया जितना उसे समझना था। तो मूलतः आप उन्हें बताने के लिए मेरा उपयोग करेंगे। मुझे खुशी है कि तुमने जल्दी से पकड़ लिया। हाँ, यह वास्तव में कष्टप्रद होने वाला है। तुम्हें पता है कि वे मुझ पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे, है ना? वह गलत नहीं था। उसकी पत्नियां पहले से ही सशंकित थीं क्योंकि योंग एन एक नॉक्स था, लेकिन वे और भी अधिक सशंकित हो जाती अगर वह बिना किसी प्रमाण या प्रमाण के डेमियन जीवित है जैसी बातें कहना शुरू कर देता। बहुत से नॉक्स ने ब्रह्मांड के लोगों को अपनी जाति पर आसानी से भरोसा करने के लिए हेरफेर करने की कोशिश की थी, भले ही वे योंग एन जैसे अच्छे प्रकार के थे। यह कैसा रहेगा? उन्होंने कहा। उसका चेहरा उसके बालों से भी अधिक लाल हो गया। कुछ ऐसा जो केवल लड़कियां ही जानती होंगी, कुछ ऐसा जो फिर कभी दिन का उजाला नहीं देखना चाहिए था। डेमियन निश्चित रूप से यह कहने में झिझक रहा था, लेकिन यह उन्हें दिखाने का एकमात्र तरीका था कि वह वास्तव में वापस आ गया है, भले ही वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सका। क्योंकि योंग एन के लिए जानने का एकमात्र तरीका यह था कि या तो उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से बताया था या डेमियन ने उसे स्वयं बताया था। उसने एक गहरी सांस ली और बोलने के लिए अपना मुंह खोला। अगली बार जब आप उनसे मिलें तो उन्हें यह बताएं। जैसे ही डेमियन ने कहा कि वह क्या कहना चाहता था, योंग एन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एक एहसास था। उसने निश्चित रूप से बस कुछ ऐसा सुना जो उसे कभी नहीं सुनना चाहिए था।